ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में लेते ही मुझे लगा जैसे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। मुझे अचानक पता चला कि मेरी शादी हो चुकी है और मुझे इसकी भनक तक नहीं थी। तलाक की बात साफ करने के लिए मैं लंबा सफर तय करके सीमा क्षेत्र के सैन्य कैंप तक पहुंच गया। रेगिस्तान पार करते करते मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं अभी चारों तरफ देखकर समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी पीछे से एक साफ लेकिन ठंडी आवाज सुनाई दी। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैंने पलट कर देखा। एक महिला अभी अभी सैन्य गाड़ी से उतरी थी। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि आसपास खड़े सैनिक अपने आप सीधे होकर खड़े हो गए। मैंने जवाब दिया, मैं सोंग चिंगहुआन को ढूंढ रहा हूँ। आप लोग उन्हें जानते हैं? मेरी बात सुनते ही वहाँ मौजूद लोग कुछ पल के लिए सन्न रह गए, क्योंकि जिस महिला को मैं ढूंढ रहा था वह तो ठीक मेरे सामने खड़ी थी। सोंग चिंगहुआन, पूरे सैन्य क्षेत्र की मशहूर महिला कमांडर। सोंग चिंगहुआन की आंखों में हल्की हैरानी चमकी। उसकी याददाश्त बेहद तेज थी। सामने खड़े इतने आकर्षक आदमी को अगर उसने कभी देखा होता तो वह भूलती नहीं, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह पहली बार मुझे देख रही है। उसने शांत लेकिन सतर्क आवाज में पूछा, तुम्हें सोंग चिंगहुआन से क्या काम है? मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी महिला ही मेरी कागजों वाली पत्नी है। इसीलिए मैंने बिल्कुल सामान्य तरीके से कहा, मैं उसका पति हूँ, उससे कुछ निजी बात करनी है। मेरी बात खत्म होते ही माहौल अजीब हो गया। एक सैनिक तुरंत बोला, अरे लड़के, उम्र तो कम लग रही है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हो? दूसरा सैनिक भी शक भरी नजरों से मुझे देखने लगा। कमांडर सोंग का कोई पति नहीं है, आखिर तुम हो कौन? अब सोंग चिंगहुआन की आंखों में भी सतर्कता साफ दिखाई दे रही थी। सच कहूँ तो मैं पहले ही बेहद चिढ़ा हुआ था। 4 घंटे तक रेगिस्तान में पैदल चलकर यहाँ पहुँचा था। ऊपर से इन लोगों का व्यवहार ऐसा था जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। मेरा गुस्सा भी अब फूटने लगा। मैंने सीधा जवाब दिया, आप लोग इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं कि सोंग चिंगहुआन का पति नहीं है? उन्हें बुलाइए सामने, वहीं सच साफ हो जाएगा। और मुझे ऐसे मत घूरिए जैसे मैं यहाँ कोई तमाशा करने आया हूँ। इतनी दूर आकर तो मुझे खुद लग रहा है कि बेवजह मुसीबत पाल ली। तभी एक जवान अचानक बोला, अरे आपके सामने जो खड़ी हैं वही हमारी कमांडर हैं और वही सोंग चिंगहुआन भी हैं क्या? मैं कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रह गया। जिस इंसान को मैं ढूंढ रहा था वह शुरू से मेरे सामने खड़ी थी। बस उसी पल मेरी पुरानी सोशल एंजाइटी फिर से जाग उठी। उधर बाकी लोग भी कम हैरान नहीं थे, क्योंकि पूरे सैन्य क्षेत्र में हर किसी को पता था कि कमांडर सोंग शादीशुदा हैं। असल में 2 साल पहले जब सोंग चिंगहुआन के प्रमोशन की बात चल रही थी, तब ऊपर से खबर आई थी कि शादीशुदा अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नेताओं का मानना था कि शादीशुदा लोग ज्यादा स्थिर होते हैं और जिम्मेदारी का एहसास बेहतर समझते हैं। उसी समय उनके परिवार ने उनके लिए अपने दादा के जीवन रक्षक मित्र के पोते का रिश्ता तय किया था। हालांकि उन्होंने सुना था कि लड़का गांव का साधारण किसान है, लेकिन तस्वीर देखने के बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। लड़का दिखने में अच्छा था और सबसे बड़ी बात, वह उस परिवार का पोता था जिसने कभी उनके दादा की जान बचाई थी। सोंग चिंगहुआन को रिश्ता बुरा नहीं लगा, लेकिन उसी समय उन्हें मिशन पर जाना पड़ा और देखते ही देखते 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में वह अपने उस रजिस्टर्ड पति से एक बार भी नहीं मिली। उन्होंने सोचा था कि जब हालात शांत हो जाएंगे तब शायद उससे संपर्क करेंगी। यहाँ तक कि यह भी सोच लिया था कि अगर वह तैयार हो तो उसे सेना के साथ रहने के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन तभी अचानक एक खबर आई, यूई बाई नाम का वह आदमी किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर में था। यह सुनकर सोंग चिंगहुआन को काफी झटका लगा, क्योंकि सैन्य विवाह को नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध माना जाता था। शुरुआत में उन्होंने तय किया था कि इस मामले को अंत तक ले जाएंगी, लेकिन तभी दूसरी खबर आई, वह आदमी अपनी प्रेमिका के साथ आत्महत्या कर चुका था। आखिरकार सोंग परिवार ने मामला आगे न बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि वह औरत बच गई थी और आज भी जेल में थी। यह बात पूरे सैन्य कैंप में फैल चुकी थी, क्योंकि एक बार उनके वरिष्ठ अधिकारी ने उनसे कहा था कि वह अपने पति को कुछ समय के लिए कैंप में बुला सकती हैं, ताकि दोनों के रिश्ते बेहतर हो सकें। मजबूरी में सोंग चिंगहुआन को सच्चाई बतानी पड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से पास से गुजर रही एक सैन्य परिवार की महिला ने सारी बातें सुन ली और फिर देखते ही देखते पूरी कहानी कैंप में फैल गई। अब अचानक एक बेहद हैंडसम आदमी सामने आकर खुद को उनका पति बता रहा था, तो हर किसी को मामला अजीब लगना स्वाभाविक था। सोंग चिंगहुआन ने अपनी सोच रोकी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैं ही सोंग चिंगहुआन हूँ और मेरा कोई पति नहीं है। अब बताओ तुम आखिर हो कौन? उनका लहजा ऐसा था जैसे वह किसी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ कर रही हो। मैंने गहरी सांस ली। क्या आपको घर से कोई चिट्ठी नहीं
नहीं मिली? सोंग छिंगवान कुछ पल सोचने लगी। सच में पिछले दिनों उन्हें परिवार की कोई चिट्ठी नहीं मिली थी। तभी एक जवान बोला, कमांडर, सोंग परिवार के बुजुर्ग बीमार हैं। जो व्यक्ति चिट्ठियाँ पहुँचाता है वह भी छुट्टी पर है। यहाँ जगह इतनी दूर है कि फिलहाल किसी को उसकी जगह नहीं भेजा जा सका। शायद कुछ दिन बाद चिट्ठी पहुँचे। फिर उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? मैंने सहजता से जवाब दिया, कुछ दिन पहले मैं छुट्टी के बारे में पूछने गया था। तभी देखा कि वह बुजुर्ग बहुत बीमार हैं। घर में उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, इसीलिए मैंने उनके लिए दवा खरीद दी। सोंग छिंगवान कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर बोली, ठीक है, मान लिया कि मुझे चिट्ठी नहीं मिली, लेकिन यह समझाओ, तुम खुद को मेरा पति क्यों कह रहे हो? मैंने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम यू चैन है। मैं लियूचेंग काउंटी के यू गांव से हूँ। असल में आपका विवाह गांव के मुखिया के बेटे से होना था, लेकिन उसकी मौत के बाद जब दस्तावेज देखे गए तब पता चला कि विवाह प्रमाण पत्र में उसका नहीं, मेरा नाम दर्ज है। मैं थोड़ा रुका, फिर आगे कहा, बाद में जांच में पता चला कि यूई बाई आपसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन परिवार दबाव में मजबूर था। उसी साल गांव में हुको रजिस्ट्रेशन चल रहा था। पूरे गांव की परिवार रजिस्टर की कॉपियां मुखिया के घर जमा थीं, ताकि उन्हें एक साथ जिले में जमा किया जा सके। उसने जानबूझकर अपने दस्तावेज हटाकर मेरी रजिस्टर वाली पेज उसमें डाल दी और इसी तरह बिना मुझे बताए मेरी शादी आपसे हो गई। असल में जिस शादी की बात हो रही थी उसके बारे में मुझे खुद कुछ भी पता नहीं था। उस समय मैं राजधानी के विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। गांव में क्या चल रहा है, किसके नाम पर कौन सा कागज जमा हुआ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। घर वालों ने भी ध्यान से जांच नहीं की, इसलिए किसी को यह अजीब गलती समझ ही नहीं आई। और इसी तरह जाने कैसे किस्मत ने खेल खेला, मेरी शादी सोंग छिंगवान से हो गई। मैंने उसकी तरफ देखते हुए शांत स्वर में कहा, अगर ये हादसा नहीं हुआ होता तो शायद हमारी जिंदगी कभी एक दूसरे से टकराती भी नहीं। आप सेना की सम्मानित कमांडर हैं। मुझे नहीं लगता कि आप भी किसी जबरदस्ती की तय की गई शादी को पसंद करती होंगी। और सच कहूँ, मैं भी ऐसा नहीं चाहता। मैं थोड़ा रुका, फिर सीधे मुद्दे पर आ गया। इसलिए मैं यहाँ तलाक की बात करने आया हूँ। आसपास खड़े सैनिकों के चेहरे और भी अजीब हो गए। कोई पहली बार इतने आराम से अपनी शादी तोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ था। हालांकि मैंने धीरे से कहा, दोनों परिवार चाहते हैं कि हम पहले साथ रहकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। घर वाले तलाक के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि पहले रिश्ता निभाकर देखो। मैंने फिलहाल हाँ तो कह दी, लेकिन वह सिर्फ समय टालने के लिए था। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं यहाँ आपसे एक तरह का सहयोग मांगने आया हूँ। मैं 1 महीने तक यहाँ रहूंगा। आप मुझे नजरअंदाज कर दीजिए, जैसे मेरा अस्तित्व ही नहीं है। आप अपना काम करती रहिए। 1 महीने बाद हम दोनों अपने अपने घर फोन करेंगे और कह देंगे कि हमारी सोच बिल्कुल नहीं मिलती, हम साथ नहीं रह सकते। फिर आराम से तलाक हो जाएगा। मेरी बात सुनकर कई सैनिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह आदमी सच में बहुत बेबाक था, लेकिन सोंग छिंगवान के मन में उल्टा एक अजीब सी राहत उतरी। जब उसने अपने उस नकली पति और उसके अफेयर वाली घटना को याद किया तो उसे लगा कि सामने खड़ा यह आदमी कम से कम सीधा और साफ बोलने वाला है। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, फिलहाल तुम यहीं रहो। मैं वापस जाकर तलाक की रिपोर्ट तैयार कर दूंगी। मेरे चेहरे पर राहत साफ दिखाई दी। धन्यवाद। इस महीने आपको परेशान करना पड़ेगा। कोई खाली कमरा या हॉस्टल मिल जाए तो वही काफी है। आपको मेरे बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी ही चला जाऊंगा। सोंग छिंगवान कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही। सामने खड़ा आदमी सच में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था। सिर्फ चेहरा ही नहीं, उसके हाथ भी बेहद साफ थे। उंगलियों पर मेहनत के कोई निशान नहीं थे। हालांकि वह दूर गांव से आया था, लेकिन साफ दिख रहा था कि उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से हुआ है, वरना उसके हाथ इतने मुलायम नहीं हो सकते थे। आखिरकार सोंग छिंगवान बोली, चलो पहले तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देते हैं। तभी मुझे अचानक कुछ याद आया। ओह हाँ, बस से उतरने के बाद मेरा सूटकेस रास्ते में कहीं खो गया। अगर समय मिले तो उसे ढूंढने में मदद कर दीजिएगा। इतनी दूर सफर करके सिर्फ एक बैग लेकर पहुंचना सच में अजीब लगता। सोंग छिंगवान ने तुरंत पास खड़े सैनिक से कहा, चे लियांग, गश्ती वाले रास्ते पर जाओ। रेगिस्तान के अंदर जहाँ बस रुकती है वहाँ तक पूरा रास्ता देखना।
रखना, अगर कोई सूटकेस मिले तो वापस ले आना। जी कमांडर। शेलियांग तुरंत सैन्य गाड़ी लेकर निकल गया। उधर सोंग छिंगहुआन मुझे अपने साथ लेकर सैन्य क्षेत्र की तरफ बढ़ी। जिनहुई सैन्य क्षेत्र सीमा के पास फैला एक विशाल रेगिस्तानी इलाका था। मुख्य कैंप अभी भी काफी दूर था। पिछले कुछ दिनों की भागदौड़ ने मुझे पूरी तरह थका दिया था। जैसे ही मैं गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठा, पूरा शरीर ढीला पड़ गया। गाड़ी चलाते हुए सोंग छिंगहुआन ने कहा, लगता है तुम गलत जगह बस से उतर गए थे। उस इलाके से यहाँ तक आने के लिए सच में रेगिस्तान पार करना पड़ता है। लेकिन कुछ मिनट बीत गए और मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने हल्का सा सिर घुमाकर देखा। मैं सीट से सिर टिकाए गहरी नींद में सो चुका था। कुछ पल तक वह मुझे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे उन्होंने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। सैन्य वाहन रेगिस्तान की लंबी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उधर शेलियांग को मेरा सूटकेस मिल चुका था, लेकिन उससे भी बड़ी चीज उसे मिली थी, गॉसिप। कैंप लौटते ही उसने आज की सारी घटना अपने साथियों को सुनानी शुरू कर दी। कमांडर का पति आया है और वो तलाक लेने आया है। बस फिर क्या था, 1 से 10, 10 से 100। कुछ ही देर में पूरे सैन्य क्षेत्र में यह खबर फैल गई। यहाँ तक कि कमांडर को पहले मिले धोखे वाली पुरानी कहानी से भी ज्यादा तेजी से। शाम के 6 बज चुके थे। दिन में जहाँ तापमान 30 डिग्री था, वहीं अब वह अचानक 10 डिग्री तक गिर चुका था। हालांकि गर्मी का मौसम था, लेकिन सीमा के इस रेगिस्तानी इलाके का मौसम बेहद कठोर था। कभी जलती गर्मी, कभी काटने वाली ठंड। यहाँ रहने वाले लोगों को दिन में कई बार कपड़े बदलने पड़ते थे। अक्सर जो परिवार वाले सेना के साथ यहाँ रहने आते, वे इस माहौल को सहन ही नहीं कर पाते। जब तक गाड़ी कैंप पहुँची, मैं अब भी सो रहा था। सोंग छिंगहुआन ने मुझे देखते हुए मन ही मन सोचा, ये आदमी यहाँ 1 महीना टिक भी पाएगा या नहीं। तभी दूर से एक जवान दौड़ता हुआ आया। कमांडर, आप आज देर से लौटी। मैंने जीजाजी का कमरा साफ कर दिया है, उनका सामान भी वहाँ रख दिया। लेकिन जैसे ही वह पास पहुँचा, उसे पता चला कि मैं अभी भी सो रहा हूँ। उसी समय मेरी नींद खुल गई। मैंने नींदी आंखों से बाहर देखा। हम पहुँच गए, वह जवान हंसते हुए बोला। अभी अंदर तक पैदल जाने में भी 10 मिनट लगेंगे। ठंड बढ़ रही है, कहीं आपको सर्दी न लग जाए। इतना कहकर उसने जैकेट मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मन ही मन हंसी आ गई। कमाल है, यह नकली पत्नी लोगों का ख्याल रखना अच्छी तरह जानती है। मैंने जैकेट लेते हुए कहा, धन्यवाद। जवान थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, सॉरी जीजाजी, मैंने आपको जगा दिया। मैंने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, बस थोड़ा ज्यादा थक गया था। फिर मुझे कुछ याद आया, वैसे मेरा सूटकेस मिल गया? जी, कमरे में रख दिया है। आपके रहने का इंतजाम भी हो गया है। सरकारी क्वार्टर में एक खाली कमरा था, फिलहाल आप वहीं रह सकते हैं। अगर पसंद न आए तो कल बदलवा देंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत धन्यवाद। सच में तुम्हें तकलीफ हुई? वह जल्दी से बोला, अरे नहीं नहीं। फिर उसने चाबी सोंग छिंगहुआन को दी और सलाम करके चला गया। मैं धीरे धीरे उसके जाते हुए कदमों को देखता रहा। इस दुनिया में आए हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन कभी कभी मैं अब भी भूल जाता था कि यह मेरी पुरानी दुनिया नहीं, बल्कि एक समानांतर दुनिया है। इस समानांतर दुनिया में आने से पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। आधुनिक दुनिया की उस विकसित टेक्नोलॉजी वाली जिंदगी में मैं बचपन से ही परिवार का लाडला था। सच कहूँ तो पढ़ाई के अलावा मैंने कभी कोई खास तकलीफ झेली ही नहीं थी। हाँ, पढ़ाई में जरूर मेहनत की थी, तभी तो राजधानी के बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला मिला था। घर वालों का बोझ थोड़ा कम हो जाए, इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ मैं दिमाग लगाकर पार्ट टाइम काम भी करता था। मेरे एक दोस्त अमीर घर का बेटा था। उसने सही मौके पर निवेश करके खूब पैसा कमाया और मैं भी सोचता था कि अब जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन किससे पता था, किस्मत यहाँ मेरे लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद कर बैठी है। अब तो बस यही उम्मीद थी कि किसी तरह जल्दी तलाक हो जाए और मैं वापस अपनी आरामदायक जिंदगी में लौट जाऊं। यह अनजान दुनिया, यह रेगिस्तानी सीमा क्षेत्र, सच में मुझे यहाँ एक पल भी ज्यादा रुकने का मन नहीं था। शायद मेरी लंबी सांस सुनकर सोंग छिंगहुआन को लगा कि मैं यहाँ की कठिन परिस्थितियों से परेशान हूँ, और सच कहें तो वह गलत भी नहीं थी। आखिर एक सीधा सादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हो, अचानक ये जाने कि उसकी शादी किसी और के नाम पर कर दी गई है तो कोई भी टूट जाएगा। भले ही यह सिर्फ एक गलती थी, लेकिन कानूनी तौर पर शादी हो चुकी थी। अब इस रिश्ते को खत्म करने का एक ही तरीका था, तलाक। और इसका मतलब यह था कि भविष्य में अगर मैं कभी दोबारा शादी करना चाहूँ तो मेरे नाम के साथ तलाकशुदा का टैग हमेशा जुड़ा रहेगा। सोचने वाली बात यह थी कि असल नुकसान तो मेरा ही हुआ था। तभी सोंग छिंगहुआन ने अचानक कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं जितना हो सकेगा इंतजाम कर दूंगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। कोई बात नहीं, बस 1 महीना ही तो रहना है। गाड़ी धीरे
धीरे धीरे परिवार वाले आवासीय इलाके की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही लोगों ने देखा कि सोंग चिंगहुआन अपने साथ एक अजनबी आदमी लेकर ऊपर जा रही है, कई दरवाजों और खिड़कियों से चेहरे बाहर झांकने लगे। हर तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। सीढ़ियां चढ़ते समय कुछ बच्चे भी हमें बड़ी उत्सुकता से घूर रहे थे। हवा में अलग अलग खाने की खुशबू मिली हुई थी, जिससे पूरा माहौल किसी पुराने सामूहिक हॉस्टल जैसा लग रहा था। सच कहूँ तो मुझे ऐसे सामूहिक अपार्टमेंट बिल्कुल पसंद नहीं थे। मुझे हमेशा से अलग घर पसंद थे, जहाँ छोटा सा आंगन हो, अपना बाथरूम हो, अपनी प्राइवेसी हो। लेकिन फिलहाल शिकायत करने का कोई मतलब नहीं था। कमरे में पहुँचते ही सोंग चिंगहुआन ने कहा, कमरा साफ कर दिया गया है। यहाँ का मौसम थोड़ा अलग है। रात में तापमान बहुत नीचे गिर जाता है। तभी पास वाले कमरे से एक मध्यम उम्र की महिला उत्सुकता से बाहर आई। असल में अब तक लगभग हर किसी को पता चल चुका था कि मैं यहाँ तलाक लेने आया हूँ। कैंप में खबर इतनी तेजी से फैली थी कि अब इसे छुपाना नामुमकिन था। लेकिन असली समस्या कुछ और थी। सोंग चिंगहुआन मुझे आखिर किस रिश्ते से परिचय करवाए? हम दोनों के बीच का रिश्ता खुद बेहद अजीब था। महिला ने मुस्कुराकर पूछा, कमांडर सोंग, ये कौन है? सोंग चिंगहुआन कुछ कह पाती उससे पहले मैंने खुद जवाब दे दिया, मैं सोंग चिंगहुआन का कानूनी पति हूँ। एक पल के लिए माहौल फिर से शांत हो गया। मैं कमरे के अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद सोंग चिंगहुआन भी पीछे आ गई। बिस्तर पर पहले से साफ सुथरा गद्दा और मोटी रजाई रखी हुई थी। सब कुछ सेना के एक जैसे हरे रंग में था। शायद शे लियांग यूनिट के हॉस्टल से मेरे लिए ये सब लेकर आया था। तभी सोंग चिंगहुआन बोली, वो रजाई मेरी है। शे लियांग मेरे कमरे से निकाल कर लाया है, धुली हुई है। मैं थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, धन्यवाद, जाते समय धोकर वापस कर दूंगा। सोंग चिंगहुआन ने सहज आवाज में कहा, हर मंजिल पर सार्वजनिक पानी का नल है। बाथरूम नीचे पहली मंजिल पर है और शायद इस समय मेस में खाना अब भी बचा होगा। अगर चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूं या खाना पैक करके ले आऊं। उन्होंने जैसे ही खाने की बात की, मुझे सच में भूख महसूस होने लगी। मैंने तुरंत कहा, चलो साथ चलते हैं। वैसे भी मुझे रास्ता याद करना है। रोज रोज तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। उधर बाहर खड़ी औरतें अब भी धीरे धीरे बातें कर रही थीं। अरे, कमांडर का पति कितना हैंडसम है। सुना है तलाक लेने आया है। इतना अच्छा दिखने वाला आदमी हो तो दूसरी शादी के लिए भी लाइन लग जाएगी। दूसरी महिला बोली, तो आज की अफवाह सच थी? हाँ बिल्कुल, वरना कोई इतनी दूर तलाक लेने आता है क्या? सुना है लड़का बहुत पढ़ा लिखा है। इतना अच्छा लड़का हो तो कौन पुरानी बातों की परवाह करेगा? एक और औरत ने धीरे से कहा, सच बोलूं तो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। कमांडर सोंग का परिवार भी राजधानी से है, अच्छी नौकरी पेशा वाला परिवार है और वैसे भी उनका स्वभाव भले थोड़ा ठंडा हो लेकिन इंसान बहुत अच्छी हैं। और उस लड़के का चेहरा देखा तुमने? अगर सेना में नहीं होता तो बाहर जाकर बड़ा फिल्म स्टार बन सकता था। दोनों साथ चलते हैं तो बिल्कुल, क्या कहते हैं उसे? हाँ, जैसे परफेक्ट जोड़ी। हम दोनों परिवार वाले क्वार्टर से निकलकर सैन्य कैंटीन की तरफ चलने लगे। रास्ते में ज्यादातर सैनिक ही दिखाई दे रहे थे। हर तरफ सैन्य वर्दियां नजर आ रही थीं। बस एक ही बात थोड़ी असहज थी। सोंग चिंगहुआन यहाँ की कमांडर थीं। रास्ते में मिलने वाला हर सैनिक रुककर उन्हें सलाम करता, हालचाल पूछता और साथ ही मुझे भी उत्सुकता से देखता। जब हम कैंटीन पहुँचे, वहाँ काफी लोग लाइन में खड़े थे। मैंने खाने पर एक नजर डाली। भाप में पकी मकई की रोटी, आलू और पत्ता गोभी की सब्जी, साथ में अंडे का सूप। सोंग चिंगहुआन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आज के लिए यही खाना पड़ेगा। अगर तुम्हें कुछ और खाना हो तो बता देना, मैं समय निकालकर जिले से ले आऊंगी। वह राजधानी से थीं। उनका परिवार सामान्य लोगों से कहीं बेहतर स्थिति में था। उन्होंने अच्छे अच्छे खाने खाए थे, इसीलिए उन्हें भी पता था कि यहाँ की परिस्थितियाँ कितनी कठिन हैं। लेकिन बचपन से सैन्य माहौल में पली बड़ी होने की वजह से वह इन सब की आदी थी। मैंने अपने सामने रखे एल्यूमिनियम के खाने के डिब्बे की तरफ देखा, फिर आसपास बैठे सैनिकों को देखा। वे सब बड़े स्वाद लेकर खाना खा रहे थे। सोचकर भी अजीब नहीं लगा। आखिर पूरा दिन कठिन ट्रेनिंग करने के बाद कोई भी खाना स्वादिष्ट ही लगता। लेकिन मैं दक्षिण का रहने वाला था और बचपन से मेरी आदत सिर्फ गरम सफेद चावल खाने की थी। बचपन में हमारे घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अक्सर सफेद चावल की जगह पतली खिचड़ी बनती थी, साथ में थोड़ी सी हरी सब्जी, अचार या भाप में पका अंडा। इसीलिए खाने को लेकर मैं कभी बहुत नखरे वाला नहीं बना। लेकिन यहाँ का खाना सच में मेरी आदत से काफी अलग था। शायद आज का सफर बहुत लंबा था। अब भूख भी आधी खत्म हो चुकी थी। सोंग चिंगहुआन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, थोड़ा तो खा लो, अगर नहीं खाया गया तो रहने दो, मैं पैक करवा देती हूँ, बाद में रात में खा लेना। मैंने तुरंत अपना डिब्बा थोड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। पहले आप ले लीजिए, वरना कहीं
कहीं मैं आपके हिस्से की चीज खराब न कर दूं। वह हल्का सा रुकी, फिर बोली, इतना मेरे लिए काफी है। खाना खत्म होने के बाद सोंग छिंगुआन एल्यूमिनियम का डिब्बा लेकर बाहर लगे पानी के नल पर धोने चली गईं। उन्होंने मुझे हाथ लगाने तक नहीं दिया। तभी पीछे से किसी महिला की तेज आवाज आई, अरे छोटी सोंग, सुना है तुम्हारे घर कोई आया है? मैंने पलट कर देखा। एक मध्यम उम्र की महिला मुस्कुराती हुई हमारी तरफ आ रही थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंसते हुए बोली, ये तुम्हारे पति हैं क्या? सोंग छिंगुआन के चेहरे पर हल्की असहजता आ गई। मामला थोड़ा जटिल है, बाद में समझाऊंगी। लेकिन वह महिला कहाँ रुकने वाली थी। उसने मुझे ध्यान से देखा और तुरंत बोली, अरे वाह, कितना सुंदर लड़का है। बेटा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैंने विनम्रता से जवाब दिया, नमस्ते बहन जी, मेरा नाम यू चेन है, मैं दक्षिण से हूँ। दक्षिण से? महिला की आंखें चमक उठी। तभी तो लोग कहते हैं कि दक्षिण की मिट्टी इंसानों को बड़ा निखार देती है। बिल्कुल सच कहते हैं। फिर वह हंसते हुए बोली, घबराना मत, यहाँ फैमिली क्वार्टर में तुम्हारी उम्र के लड़के बहुत कम हैं। तुम दोनों जब फुर्सत में हो हमारे घर जरूर आना। इसके बाद उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया। तुम पहले भाभी के साथ जाओ, मुझे छोटी सोंग से थोड़ी बात करनी है। अब मना करने का कोई तरीका नहीं था। मैं बस चुपचाप आगे बढ़ गया। उधर वह महिला सोंग छिंगुआन के पास आकर धीमी आवाज में बोली, आज गार्ड पोस्ट से लौटे लड़कों से सब सुन लिया मैंने। अब तुम क्या करने वाली हो? उसकी आवाज में साफ चिंता थी। मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है। 2 साल पहले जब तुमने शादी की रिपोर्ट जमा की थी तब लगा था अब चिंता खत्म हुई, लेकिन किसे पता था कि ऐसा हो जाएगा। फिर उसने लंबी सांस भरी, और आज तो पूरा सैन्य क्षेत्र तुम्हारी बात कर रहा है। सब यही बोल रहे हैं कि एक आदमी रेगिस्तान पार करके आया सिर्फ तुमसे तलाक लेने। सोंग छिंगुआन ने बिना सोचे जवाब दिया, ये सब जरूर शे लियांग ने फैलाया होगा। महिला तुरंत बोली, अरे वो नहीं फैलाता तो कोई और फैला देता, इतनी बड़ी बात छुपती थोड़ी है। फिर उसने सोंग छिंगुआन की तरफ ध्यान से देखा। कुछ बोलोगी भी? इतनी चुप क्यों हो? क्या तुम सच में तलाक लेने वाली हो? उसने गंभीर स्वर में कहा, पहले ही उस यू यीबाई के अफेयर वाली घटना ने तुम्हारी छवि पर असर डाला था। अब अगर तलाक भी हो गया तो क्या तुम अब भी राजधानी वापस ट्रांसफर होने की उम्मीद रखती हो? सोंग छिंगुआन कुछ पल चुप रही, फिर शांत आवाज में बोली, कल मैं तलाक की रिपोर्ट जमा कर दूंगी। क्या? महिला लगभग चिल्ला पड़ी, तुम दोनों कोशिश भी नहीं करोगे? गार्ड पोस्ट वाले लड़के बता रहे थे कि दोनों परिवार चाहते हैं तुम दोनों साथ रहकर रिश्ता समझो। सोंग छिंगुआन ने धीरे से कहा, वह एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। अचानक उसे पता चला कि वह शादीशुदा है, ऐसे में वह तलाक चाहता है तो यह गलत नहीं है। उसने साफ कहा है कि वह सिर्फ 1 महीने रहेगा फिर चला जाएगा। महिला ने माथा पकड़ लिया, तुम सच में लकड़ी का लठ हो। ड्यूटी पर तो इतनी समझदार बनती हो और अपनी जिंदगी में बिल्कुल बेवकूफ। अब जबकि तुम उस लड़के से मिल चुकी हो, तुम्हारा खुद का क्या विचार है? वह थोड़ा झुककर बोली, अगर पसंद है तो खुद कोशिश करो। मुझे तो वह लड़का काफी अच्छा लगा, पढ़ा लिखा है, बाद में उसके लिए कोई नौकरी भी लगवाई जा सकती है। सोंग छिंगुआन धीरे धीरे सोच में डूब गईं। सच कहें तो उन्होंने शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उम्र हो रही थी और उसी समय प्रमोशन का मौका भी था। परिवार ने दादा के पुराने साथी के पोते का रिश्ता बताया और उन्होंने ज्यादा सोच विचार किए बिना हाँ कर दी। लेकिन यू यीबाई से मिलने से पहले ही उन्हें धोखा मिल गया। उनकी जिंदगी हमेशा मिशन, ट्रेनिंग और ड्यूटी के बीच बीती थी। उस घटना के बाद उन्होंने दोबारा किसी रिश्ते के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। लेकिन अब उस शादी के कागज पर असली नाम यू चेन का निकला और सामने खड़ा यह आदमी देखने में भी सीधा साधा और ईमानदार लग रहा था। फिर भी वह खुद साफ कह चुका था कि वह जबरदस्ती की शादी स्वीकार नहीं करेगा। आखिरकार सोंग छिंगुआन ने धीमे स्वर में कहा, पहले मैं तलाक की रिपोर्ट जमा कर दूंगी, बाकी मंजूरी आने तक अभी समय है। उधर मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाली पत्नी इस समय क्या सोच रही है। मुझे तो सीधे ब्रिगेड कमांडर के घर खींच कर ले जाया गया और वहाँ का नजारा मानो नया दामाद गांव में आया हो। आसपास के क्वार्टरों में रहने वाले परिवार एक एक करके आने लगे। हर कोई मुझे देखने के बहाने बात करने बैठ जाता। ऐसा लग रहा था जैसे किसी त्योहार पर रिश्तेदार इकट्ठा होकर नए सदस्य की पूछताछ कर रहे हों। एक महिला ने उत्सुकता से पूछा, सुना है तुम गलत बस से उतर गए थे? अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं। उस रेगिस्तान वाले इलाके में खतरा हो जाता तो? मैं अचानक समझ गया तो मैं सच में गलत जगह उतर गया था। मैंने सोचा था वह बैलगाड़ी वाला बूढ़ा मुझे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन गलती मेरी अपनी थी। मैंने हंसते हुए कहा, जल्दी में था, ठीक से पूछ नहीं पाया। फिर मैंने उत्सुकता से पूछा, लेकिन आप लोगों को कैसे पता कि मैं नया आया हूँ? महिला जोर से हंसी, अरे
अरे बेटा, ये जगह बहुत छोटी है, यहाँ अगर कोई छींक भी दे तो खबर पूरे कैंप में फैल जाती है। मैं मन ही मन सोचने लगा, यहाँ की अफवाहें तो इंटरनेट से भी तेज चलती हैं। तभी किसी ने पूछा, सुना है तुम राजधानी की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, कौन सा विषय पढ़ा है? मैंने जवाब दिया, मेडिकल। बस इतना सुनना था कि सबकी आंखें चमक उठी। अरे वाह डॉक्टर, डॉक्टर कहीं भी जाए भूखा नहीं मरता, ऊपर से यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट भी हो और कमांडर सॉन्ग तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे लिए तो सेना भी नौकरी का इंतजाम कर देगी। आखिर तुम जैसे लोग टैलेंट कहलाते हैं। दूसरी महिला ने भी तुरंत कहा, हाँ मेडिकल बहुत अच्छा क्षेत्र है, तुम दोनों की जिंदगी तो अब आराम से चल जाएगी। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बेहद शांत आवाज में बोला, मैं यहाँ तलाक लेने आया हूँ। तलाक? तुम सच में तलाक लेने आए हो? एक आंटी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। मैंने बेबस होकर कहा, वरना क्या मैं इतनी दूर सिर्फ मजाक करने आया हूँ। सच कहूँ तो यह नकली पत्नी सच में बेहद खूबसूरत थी, स्वभाव भी बुरा नहीं था, ऊपर से लोगों का ख्याल रखना भी जानती थी। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं था कि मैं यहीं रुक जाऊं। तभी दूसरी आंटी हंसते हुए बोली, अरे बेटा तुम अभी जवान हो, कौन जाने ये ऊपर वाले की बनाई हुई किस्मत हो, पहले साथ रहकर देखो तो सही, इसमें नुकसान ही क्या है। मैं बस मजबूरी वाली मुस्कान देता रहा। फिर किसी ने पूछा, कितने दिन रुकने वाले हो यहाँ? 1 महीना काफी है। मेरी बात सुनकर कई लोगों ने सिर हिलाया। अरे तुम समझते नहीं हो, कमांडर सॉन्ग जैसी लड़की पूरे इलाके में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इतनी कम उम्र में ब्रिगेड कमांडर बनना मजाक नहीं होता, सब उसकी मेहनत और काबिलियत की वजह से है। एक और आंटी तुरंत बोली, कहावत है, जिसके भाग्य में मिलना लिखा हो वो हजारों मील दूर से भी मिल जाते हैं। हो सकता है तुम दोनों की किस्मत भी ऐसी ही हो। अब मैं सच में जवाब नहीं दे पा रहा था। बुजुर्ग लोगों की यही आदत सबसे खतरनाक होती है, 2 बातें करते करते सीधे शादी बचाने पर उतर आते हैं। मैं बस अजीब सी मुस्कान लिए खड़ा था कि तभी अचानक किसी ने कहा, कमांडर सॉन्ग आ गई। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई उद्धार करता आ गया हो। सच में मैं इन आंटियों से पूरी तरह हार चुका था। सॉन्ग छिंगवान सीढ़ियों से ऊपर आई और शांत आवाज में बोली, सबको नमस्ते, मैं इन्हें वापस ले जाने आई हूँ। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, देर हो रही है, नीचे वाले बाथरूम में 9 बजे के बाद गर्म पानी बंद हो जाएगा। मैं तुरंत मौका समझ गया, तो मैं चलता हूँ। फिर मैंने बाकी लोगों की तरफ देखा, आप लोग भी जल्दी आराम करिए। तभी एक आंटी ने तुरंत कहा, कल मेरे घर खाना खाने आना, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं थोड़ा हड़बड़ा गया, अरे नहीं, आपको तकलीफ होगी। किस बात की तकलीफ? वह हंस पड़ी, तुम मुझे अच्छे लगे हो इसीलिए बुला रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे बाहर नौकरी करते हैं, घर खाली खाली रहता है, मुझे बस जवान लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। कल जरूर आना। अब मना करना और भी मुश्किल था। मैंने हार मानते हुए कहा, ठीक है, फिर कल परेशान करने आ जाऊंगा। आंटी खुश होकर हंस पड़ी। बस ऐसे ही फैमिली क्वार्टर पीछे छूट गया। वहाँ से हॉस्टल की इमारत लगभग 500 मीटर दूर थी। रास्ते में अब भी अलग अलग घरों से आवाजें आ रही थी। कहीं बच्चे रो रहे थे, कहीं माँ बाप डांट रहे थे, कहीं बर्तनों की आवाज गूंज रही थी। पूरा इलाका शोर से भरा हुआ था। सॉन्ग छिंगवान मुझे ऊपर कमरे तक छोड़ने आई। दरवाजे के पास रुककर उन्होंने कहा, मैं चलती हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कल बता देना। और हाँ, नीचे गर्म पानी 9 बजे तक ही मिलता है, नहाना हो तो जल्दी चले जाना। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। आज पूरा दिन रेगिस्तान में चलते हुए बीता था। शरीर पसीने से चिपचिपा हो रहा था। मैंने सूटकेस से साफ कपड़े निकाले और बाल्टी उठाकर नीचे चला गया। रास्ते में कभी कभार कुछ लोग दिख जाते, लेकिन ज्यादातर लोग नहा चुके थे। और सच कहूँ तो यह मेरे लिए अच्छी बात थी। आखिर कितने साल हो गए थे मुझे इतने लोगों के सामने खुले बाथरूम में नहाए हुए। राजधानी में पढ़ाई के समय जैसे ही थोड़ा पैसा कमाना शुरू किया था, मैंने तुरंत हॉस्टल छोड़कर बाहर कमरा किराए पर ले लिया था। अपना अलग बाथरूम, साफ कमरा, पूरी प्राइवेसी। वह जिंदगी सच में बहुत आरामदायक थी। मैं मेडिकल का छात्र था। खाली समय में मुझे सनस्क्रीन और चोट के तेल जैसी चीजों पर रिसर्च करना पसंद था। ऊपर से मैं खुद भी अच्छा दिखता था और हाथों से काम करने में भी तेज था। राजधानी में कई लोग मेरी तारीफ करते थे कि मेरी स्किन इतनी अच्छी कैसे है, और फिर मैं उन्हें सूरज से बचाव की अहमियत पर पूरा लेक्चर दे देता। जो लोग गिरकर चोट खा जाते या शरीर पर नीले निशान पड़ जाते, उन्हें मैं अपना बनाया हुआ तेल देता। धीरे धीरे उसकी चर्चा फैलने लगी। फिर क्या था, लोग मेरे पास सनस्क्रीन और दवा खरीदने आने लगे और मैंने उससे काफी पैसे भी कमाए। इन्हीं ख्यालों में खोया मैं सार्वजनिक स्नान घर की तरफ बढ़ रहा था कि सामने से कुछ सैनिक बाहर आते दिखे। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा, अरे भाई जल्दी जाओ, वरना गर्म पानी खत्म हो जाएगा और ठंड लग जाएगी। मैंने भी विनम्रता से जवाब दिया,
ठीक है, धन्यवाद। लेकिन उनके जाते जाते मैंने उन्हें धीरे से फुसफुसाते सुना, कमांडर सॉन्ग का आदमी सच में बहुत हैंडसम है। मैंने कदम और तेज कर दिए। मन ही मन सोच रहा था, नहीं, मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। हर दिन इस तरह बाल्टी लेकर सार्वजनिक बाथरूम आना बहुत झंझट है। कल इस नकली पत्नी से बात करनी पड़ेगी। जब मैं अंदर पहुंचा तब तक वहां लगभग कोई नहीं बचा था। यह देखकर मुझे अंदर से राहत मिली। मैंने बिजली की रफ्तार से नहाया, कपड़े बदले और तुरंत कमरे में लौट आया। बिस्तर पर लेटते ही पता नहीं कब नींद आ गई। लेकिन यहाँ की इमारतों में एक बहुत बड़ी समस्या थी। आवाजें बिल्कुल नहीं रुकती थीं। कहीं बर्तन बज रहे थे, कहीं बच्चे रो रहे थे, कहीं कोई डांट रहा था। सुबह सुबह इन्हीं आवाजों ने मेरी नींद तोड़ दी। मैं आधी नींद में उठकर बैठ गया और सिरहाने रखी घड़ी उठाकर देखी। 7:30 बजे थे। मैंने चिढ़कर फिर से कंबल सिर पर खींच लिया। इतनी सुबह कौन उठता है। मैंने बाहर की आवाजों को अनदेखा करने की कोशिश की और दोबारा सो गया। और फिर सीधे दोपहर के 1 बजे मेरी आंख खुली। मैं उनींदी हालत में दरवाजा खोलकर बाहर निकला ही था कि सामने सॉन्ग छिंगुआन खड़ी थी। उनके हाथ में पैक किया हुआ खाना था। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत, सुंदर और थोड़ा ठंडा लग रहा था। उनके आसपास हमेशा एक दूरी सी महसूस होती थी, जैसे कोई पास आने की हिम्मत न करे। दरवाजा खुलते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा। दरवाजा खुलते ही सॉन्ग छिंगुआन ने मेरी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उन्होंने तुरंत नजरें दूसरी तरफ फेर ली। सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, है ना? मैंने थोड़ा किनारे हटकर उन्हें अंदर आने का इशारा किया। अभी अभी उठा हूँ, पहले बाहर जाकर ब्रश कर लूं। कमरे में बाथरूम नहीं था, इसीलिए मुझे गलियारे के आखिर में बने सार्वजनिक वॉश बेसिन तक जाना पड़ा। और सच कहूँ, यह मुझे बेहद असुविधाजनक लग रहा था। इस समय लगभग हर घर में दोपहर का खाना बन रहा था। ऐसे में अचानक कोई आदमी पजामा पहनकर हाथ में टूथ ब्रश लिए बाहर निकले तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाना तय था। जैसे ही मैं वॉश बेसिन के पास रुका, आसपास की निगाहें मेरी तरफ मुड़ गईं। धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। राजधानी से आया है, तभी तो अलग दिखता है। उसका नाइट सूट देखा, साफ पता चल रहा है महंगा होगा। और चप्पल भी हमारी जैसी बिल्कुल नहीं। इतना साफ सुथरा लड़का मैंने यहाँ पहली बार देखा है। लेकिन कुछ लोग उतने प्रभावित नहीं थे। एक महिला ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझे तो लगता है तलाक होना ही बेहतर है। देखने में अच्छा है तो क्या हुआ, दोपहर तक सोता रहता है। ऊपर से कमांडर सॉन्ग खुद खाना लेकर आई हैं। पूरा किसी अमीर घर के बिगड़े बेटे जैसा लगता है। दूसरी महिला ने तुरंत कहा, अरे कहाँ का अमीर घर, वह तो असली गांव का लड़का है। पूरा साफ सुथरा बैकग्राउंड है उसका। तुम्हें कैसे पता? किसी ने पूछा। कल जो लोग ली होंग मेई के घर गए थे, उन्हीं से सुना। घर भले गरीब था, लेकिन 3 पीढ़ियों तक सिर्फ बेटियां ही पैदा हुई। बड़ी मुश्किल से यह एक बेटा हुआ। बचपन से पढ़ाई में तेज था। पूरे गांव का अकेला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। ऐसे लड़कों को घर वाले हाथों पर उठाकर रखते हैं। इसमें अजीब क्या है? तभी दूसरी आवाज आई, पढ़ाई से क्या होता है, असली काबिलियत तो पैसे कमाने में है। मैंने उनकी बातें साफ साफ सुनी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर 1 महीने बाद हम सब की राहें अलग हो जानी थी। शायद फिर कभी मुलाकात भी न हो। ब्रश करके वापस लौटते समय कुछ लोगों ने मुस्कुराकर मुझे नमस्ते कहा। मैंने भी शांति से जवाब दिया और कमरे में लौट आया। अंदर आया तो देखा सॉन्ग छिंगुआन पहले से छोटे से लिविंग एरिया में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। टेबल पर रखा खाना अभी तक खुला भी नहीं था। और सच में खूबसूरत लोग शायद ऐसे ही होते हैं। वे बस चुपचाप बैठे रहे, तब भी पूरा दृश्य किसी तस्वीर जैसा लगने लगता है। मैंने कुर्सी खींचते हुए कहा, आप पहले खा लेती, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं खा चुकी हूँ, ये दोनों तुम्हारे लिए हैं। उन्होंने एक एक करके डिब्बे खोले। यह मकई के नूडल्स हैं, ऊपर कीमा डाला है। और यह मान तो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सब ले आई। मैं कुछ पल उन्हें देखता रहा। पहली मुलाकात को छोड़ दें तो अब तक उन्होंने मेरे साथ हमेशा बहुत सहज, समझदार और ख्याल रखने वाला व्यवहार किया था। उन्हें देखते हुए अचानक मेरे दिमाग में यू ये भाई की बात आ गई। सच में वह आदमी कितना बेवकूफ था। अगर वह सच में किसी और लड़की से प्यार करता तो बात अलग थी, लेकिन उसने तो सिर्फ आराम की जिंदगी के लिए सब बर्बाद किया। वह गांव की उस पढ़ी लिखी लड़की के पीछे पड़ा रहा जो खुद गांव के सचिव के बेटे को फंसाकर उसके घर से चोरी छिपे राशन मंगवाती थी। और शादीशुदा होने के बाद भी उसने यू ये बाई को नहीं छोड़ा। आखिर में पेट में बच्चा आने पर उसने दावा किया कि वह यू ये बाई का है और फिर उसे साथ लेकर नदी में कूद गई। मैं मन ही मन सोचने लगा, इस दौर के लोग इतने आसानी से बेवकूफ कैसे बन जाते हैं। अगर यू ये बाई शांति से सॉन्ग छिंगुआन के साथ रहता तो उसका भविष्य शायद बहुत अच्छा होता। मैंने सामने रखा
का खाना देखा। इतना मैं अकेला नहीं खा पाऊंगा, आप भी थोड़ा खाइए वरना बच जाएगा। सोंग छिंगहुआन ने हल्का सा सिर झुकाया। क्या इतना तुम्हारे लिए काफी होगा? मैंने मुस्कुराकर कहा। शायद। असल में मुझे आटे वाली चीजें ज्यादा पसंद नहीं है। सच तो यह था कि अगर यहाँ सफेद चावल और तली हुई सब्जी होती तो मैं आराम से 2 बड़े कटोरे खत्म कर देता, लेकिन मेरी इस पीड़ा को यहाँ कौन समझता। सोंग छिंगहुआन ने आधा मान तो उठाया। तो मैं थोड़ा और खा लेती हूँ। मैं धीरे धीरे खाना खा रहा था। उन्हें शायद यह देखकर थोड़ा अजीब लगा। तुम बहुत शालीन तरीके से खाते हो, हमारे यूनिट के लोग तो ऐसे नहीं खाते। मैं हंस पड़ा। असल में मेरी खाने की स्पीड धीमी नहीं है, बस जब खाना पसंद न हो तब अपने आप धीमी हो जाती है। खाना खत्म होने के बाद उन्होंने खुद डिब्बे उठाए। मैं धो देती हूँ। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हें और किसी चीज की जरूरत है? मैं ले आऊंगी। शायद उन्हें लगा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, इसलिए थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। मैंने भी ज्यादा झिझक नहीं दिखाई। सच कहूँ तो मैं उन लोगों में से नहीं था जो हर काम खुद करने पर अड्डे रहते हैं। अगर कोई मदद करना चाहे तो मैं आराम से उसका फायदा उठा लेता था। कम से कम इस मामले में मेरी स्किन काफी मोटी थी। मैंने सीधे कहा, मुझे सार्वजनिक स्नान घर की आदत नहीं है, वहाँ बहुत लोग होते हैं। मैं कमरे में खुद पानी गर्म करके नहाना चाहता हूँ। एक बड़ा टब चाहिए और पानी गर्म करने के लिए कोई बर्तन भी। और हाँ, मेरे पास चूल्हा भी नहीं है। यह कहते कहते मुझे खुद एहसास हुआ कि यहाँ रहना कितना झंझट भरा होगा। क्या मुझे सच में खुद कोयले वाला चूल्हा जलाना पड़ेगा? राजधानी में किराए के कमरे में रहते समय मैं गैस इस्तेमाल करता था। यहाँ आकर पता चला कि सब लोग कोयले वाले स्टोव इस्तेमाल करते हैं। और सच कहूँ, मुझे उन चीजों को छूने तक का मन नहीं करता था। न मैं करना जानता था, न सीखना चाहता था। सोंग छिंगहुआन ने शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हारे लिए छोटा स्टोव ला सकती हूँ। फिर उन्होंने मुझे हल्की हैरानी से देखा। सच में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें सार्वजनिक स्नान घर की आदत नहीं होती। मैं मन ही मन लंबी सांस भरने लगा। मुझे अचानक राजधानी वाला अपना छोटा किराए का कमरा याद आने लगा। कमरा छोटा था लेकिन वहाँ सब कुछ था, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी कोई और धो देता था। राजधानी में रहते हुए मैंने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया था। खाने पीने और तय बचत निकालने के बाद जो भी बचता मैं सब अपनी आरामदायक जिंदगी पर खर्च कर देता था। और सच कहूँ, मुझे वो दिन बहुत याद आते थे। हे भगवान, क्यों न मैं यहाँ से जल्दी निकल लूँ। घर लौटकर बस आराम से बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। मेरे माता पिता तक कहते थे कि मुझे जिंदगी का मजा लेना अच्छी तरह आता है। आखिर मैंने अभी अभी मेडिकल की पढ़ाई खत्म की थी। इतने साल मेहनत करने के बाद अब मेरी बस एक ही इच्छा थी, आराम करना, थोड़ा चैन से जीना। अब और थकना नहीं चाहता था। मैंने सोंग छिंगहुआन की तरफ देखा। तलाक की रिपोर्ट जमा कर दी आपने? उन्होंने सिर हिलाया। आज सुबह ही दे दी, शायद कुछ दिनों में जवाब आ जाएगा। मैंने राहत की सांस ली। अच्छा है, बस रिपोर्ट मंजूर हो जाए, फिर सब आसान हो जाएगा। सच कहूँ तो यहाँ की हालत राजधानी जैसी बिल्कुल नहीं थी। न सुविधाएं, न आराम, न वो खुलापन। मैं खुद को समझाता रहा, कोई बात नहीं, मैं सह सकता हूँ। मेरी एडजस्ट करने की क्षमता बहुत अच्छी है। फिर अचानक मुझे कुछ याद आया। हाँ, एक बात कहनी थी। कहो। तलाक की रिपोर्ट का रिजल्ट शायद 10 दिनों में आ जाएगा, है ना? जैसे ही मंजूरी मिलेगी मैं चला जाऊंगा। शुरू में मेरा इरादा यहाँ पूरा 1 महीना रुकने का था, ताकि घर वालों को लगे कि मैंने सच में इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा था कि जल्दी चले जाने में भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैंने आगे कहा, अगर बाद में आपके घर वाले पूछें तो बस कह दीजिएगा कि मैं यहाँ 1 महीना रहा था। हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश की, लेकिन आखिर में लगा कि हम साथ नहीं रह सकते, और अगर हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दीजिएगा। मुझे डर है कि कहीं मेरे घर वाले आपके परिवार से संपर्क करके मुझे फिर से समझाने न लग जाए। इतना कहने के बाद मैंने गौर किया। सोंग छिंगहुआन का चेहरा पहले जैसा शांत नहीं रहा था, जैसे उनका मूड अचानक थोड़ा खराब हो गया हो। लेकिन मैं ज्यादा सोच नहीं पाया। आखिर वह एक सैन्य अधिकारी थी, सीधी सादी और ईमानदार। ऊपर से उन आंटियों ने भी कहा था कि वह बहुत सिद्धांतों वाली इंसान है। ऐसी महिला शायद झूठ बोलना पसंद न करे। मैं भी छोटी सी बात पर उनके साथ बहस नहीं करना चाहता था। आखिर कहाँ भी जाता है, जितने ज्यादा दोस्त उतने ज्यादा रास्ते। बेवजह टकराव पैदा करने की जरूरत नहीं थी। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद सोंग छिंगहुआन बोली, तलाक मंजूर होते ही तुम जा सकते हो, लेकिन अगर घर वाले पूछेंगे तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अगर मेल नहीं बैठता तो नहीं बैठता। सिर्फ दिखावे के लिए 1 महीना साथ रहने की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे लगा जैसे कहीं भीतर हल्की नाराजगी छिपी हो। असल में अब तक तो सिर्फ मैं ही कह रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, जबकि उनकी नजर में मेरी कोई खास बुरी बात थी भी नहीं।
बस मैं थोड़ा धीरे खाता था और शायद जरूरत से ज्यादा साफ सुथरा रहता था। बाकी सब तो सामान्य ही था। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो मैं अकेले भी संभाल सकती हूँ। मैं समझ नहीं पाया कि उनके मन में क्या चल रहा था, लेकिन जैसे ही तलाक वाली बात पक्की हुई मेरा मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया। बहुत बढ़िया, सीधे सीमा क्षेत्र से वापस जाकर 1 महीने आराम करूंगा, फिर राजधानी लौटकर नए प्रोडक्ट बनाऊंगा। मेरी सनस्क्रीन और हर्बल ऑमेल पहले ही काफी बिक रहे थे। अगर कुछ नए प्रोडक्ट तैयार कर लूं तो और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता था। फिर शायद राजधानी के किसी अस्पताल में नौकरी करने के बारे में भी सोच सकता था। हालांकि वह घर से थोड़ा दूर पड़ता, लेकिन अगर छुट्टियां जमा करूं तो हर 2 महीने में घर जाना मुश्किल नहीं होगा। कुछ ही मिनटों में मैंने अपना पूरा भविष्य प्लान कर लिया। हर चीज के बारे में सोच लिया। सिवाय शादी के मेरे पास 2 जन्मों की यादें थीं। पिछली जिंदगी में तो तलाक की दर शादी से भी ज्यादा लगती थी। लोग शादी करने से ही भागते थे। उस वक्त मैं भी बस 20-22 साल का था। कॉलेज से नया नया निकला था। शादी के बारे में कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं, और इस दुनिया में आने के बाद तो मैं पूरी तरह पढ़ाई में डूब गया। स्कूल में मुझे पसंद करने वाली लड़कियों की कमी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए लड़कियां सिर्फ ध्यान भटकाने वाली चीज थीं। वे मेरी पढ़ाई पर असर डालती, मेरी स्कॉलरशिप पर असर डालती, और सबसे जरूरी मेरी आरामदायक जिंदगी जीने की रफ्तार धीमी कर देती। मेरे लिए समय ही पैसा था और मुझे सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान देना था। शाम को ली होंग में खुद मुझे खाने पर बुलाने आ गई, जिससे मुझे थोड़ा संकोच हुआ। अच्छी बात ये थी कि मेरे सूटकेस में कुछ बढ़िया चॉकलेट बची हुई थी। इस दौर में विदेशी चॉकलेट बेहद कीमती चीज मानी जाती थी, महंगी भी और मिलती भी मुश्किल से थी। खासकर मेरे पास जो इम्पोर्टेड नाशपाती फ्लेवर वाली चॉकलेट थी, वह मुझे राजधानी वाले मेरे अमीर दोस्त ने दी थी। मैं अक्सर उसके लिए हर्बल दवा बनाता था। उसके दादा की पुरानी चोटों में उससे काफी आराम मिला था। उसी वजह से हमारी दोस्ती हो गई। वह लड़का विदेशों से तरह तरह की दुर्लभ चीजें मंगवाता रहता था। आखिर अमीर घर का बेटा जो था, उसकी वजह से मैंने इस दौर की कई महंगी और दुर्लभ चीजें छकी थी। कभी कभी वह इतना ज्यादा दे देता कि मैं कुछ सामान घर भी भेज देता। इस बार मैं ज्यादा चॉकलेट नहीं लाया था, लेकिन फिर भी लगभग आधा डिब्बा बचा हुआ था। मैंने डिब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा, भाभी यह विदेशी चॉकलेट है, मेरे दोस्त ने दी थी। मैं इतनी जल्दी में यहाँ आया कि ढंग का कोई तोहफा ला ही नहीं पाया, तो सोचा यह आपके लिए ले आऊं। ली होंग मई ने चौंक कर डिब्बा देखा। अरे यह तो बहुत कीमती चीज है, सिर्फ खाने पर बुलाया था, इतना महंगा सामान लाने की क्या जरूरत थी। मैं हंस पड़ा। भला किसी के घर खाली हाथ कैसे जाया जाता है, इतना भी बेशर्म नहीं हूँ मैं। और यह तो बस थोड़ा सा स्नैक है, अगर आपने नहीं लिया तो मैं वापस चला जाऊंगा। वह तुरंत घबरा गई। अरे अरे ठीक है, रख लेती हूँ, तो फिर मैं तुमसे ज्यादा औपचारिकता नहीं करूंगी। ली होंग मई हंसते हुए बोली, लेकिन आज रात तुम्हें खूब खाना पड़ेगा। वैसे भी कुछ और सैन्य परिवार भी आ रहे हैं, मैंने सबको साथ बुला लिया है। सब मिलकर खाना खाएंगे, पहचान भी हो जाएगी। हालांकि सोंग छिंगुआन और मैंने इस बारे में पहले कभी बात नहीं की थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों के मन में एक ही ख्याल चल रहा था, हम दोनों को करीब लाने की कोशिश। इसीलिए आज खाने पर वही लोग बुलाए गए थे जिनसे उनका रोज का अच्छा उठना बैठना था। कोई बटालियन कमांडर था, कोई राजनीतिक अधिकारी, कोई डिप्टी कमांडर, तो कोई उप रेजिमेंट लीडर। यहाँ लोगों की जिंदगी सीधी सादी थी। मौका मिला तो सब साथ बैठकर खाना खाते, थोड़ा शराब पीते और बातें करते, लेकिन असली माहौल तो उन साथ आई महिलाओं ने बना रखा था। वे हंसते बोलते हर थोड़ी देर में सोंग छिंगुआन की तारीफ कर देती, जैसे मौका मिलते ही मुझे समझाना चाहती हो, ऐसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। 4-5 भाभियां बैठी थीं और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी। हर बच्चा इतना गोल मटोल और गोरा था कि देखकर ही गाल खींचने का मन करे। टेबल पर खाना भी खूब शानदार लगा हुआ था। एक बड़ी प्लेट भरकर चिकन, आलू और नूडल्स की स्ट्यू, सोया हुआ मछली, वुड ईयर मशरूम के साथ फ्राइड मीट, स्मोक्ड मीट और अचार, अंडे का सूप। हालांकि मुख्य खाना अब भी तरह तरह की अनाज वाली रोटियां और बड़े बड़े कॉर्न मांतो ही थे। हर चीज बड़े टबों में भरकर रखी गई थी। कुछ पकवान मेहमान अपने घर से भी लाए थे। इस दौर में यही रिवाज था, अगर कोई खाने पर बुलाए तो मेहमान भी अपने घर से थोड़ा अच्छा खाना साथ ले आते थे। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं था कि समझ न पाऊं। ये लोग साफ साफ मुझे और सोंग छिंगहुआन को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सच कहूं, इस शादी की वजह से मेरे अंदर अब भी थोड़ी नाराजगी थी। मैं आराम से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और अचानक पता चला कि मेरी शादी हो चुकी है। अच्छी बात बस इतनी थी कि सामने वाली इंसान समझदार निकली। अगर कोई जिद्दी या झगड़ालू औरत होती तो शायद
शायद मेरी जिंदगी सच में बर्बाद हो जाती। इसीलिए इस माहौल में भी मैं बस मुस्कुराकर सबका जवाब देता रहा। कभी कभी बच्चों के साथ खेल भी लेता। उनकी खिलखिलाहट सुनकर माहौल और हल्का हो जाता। उधर आंगन में सब लोग टेबल कुर्सियां लगाने में लगे हुए थे। हर कोई व्यस्त था। मुझे लगा कि खाली बैठना ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैं भी मदद करने उठा, लेकिन तुरंत रोक दिया गया। अरे नहीं नहीं, तुम यहीं बैठो, बस बच्चों का ध्यान रख दो। एक भाभी ने हंसते हुए मोटा सा बच्चा मेरी गोद में रख दिया। बच्चा शायद कुछ ही महीने का था। वह गोल गोल आंखें खोलकर मुझे देखने लगा। सच कहूँ तो मुझे शरारती बच्चे ज्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन ऐसे छोटे बच्चे जो अभी बोल भी नहीं सकते और जिनके दांत तक नहीं निकले, उन्हें मैं नापसंद नहीं कर पाता था। मैं हंस पड़ा। ठीक है, फिर मैं मना नहीं करूँगा। मैं बच्चे को गोद में लेकर आंगन में बैठ गया। उसी समय सोंग छिंगवान अंदर आई। उन्हें रेजिमेंट कमांडर खुद खाने पर लेकर आए थे। जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं ग्रे रंग का स्पोर्ट्स सूट पहने बैठा था। पैरों में साफ धुले हुए सफेद कपड़े के जूते थे। गोद में बच्चा था और मैं सिर झुकाकर उससे खेल रहा था। चेहरे पर बेहद नरम मुस्कान थी। उनके पीछे खड़े कई अधिकारी मुझे देखते ही ठिठक गए। असल में पूरे सैन्य क्षेत्र में आज मेरी ही चर्चा थी। सब कहते फिर रहे थे, कमांडर सोंग अपने पति को लेकर आई हैं। वही यूनिवर्सिटी वाला लड़का जो तलाक लेने आया है। बहुत खूबसूरत है, ऐसा लड़का जिंदगी में नहीं देखा। और अब जब उन्होंने मुझे सामने देखा तो सच में सबकी आंखें फैल गईं। इस सूखी धूल भरी सीमा चौकी में, जहां हर तरफ बस खुरदरे सैनिक नजर आते थे, अचानक कोई इतना साफ सुथरा और नर्म मिजाज लड़का दिख जाए तो लोगों का घूरना स्वाभाविक था। रेजिमेंट कमांडर जोर से हंसे। अच्छा, सब आ गए? बिल्कुल सही समय पर। खाना भी तैयार है। मैं तो अपनी पुरानी छुपाकर रखी हुई शराब भी निकाल लाया हूँ। आओ आओ बैठो सब। फिर उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। चलो परिचय करा दूं। ये है यू चेन। कुछ लोगों ने मजाक में कहा। नमस्ते जीजा जी। मैं बच्चे को गोद से उतारकर खड़ा हुआ और हल्की असहज मुस्कान के साथ बोला, सबको नमस्ते। सच कहूँ तो जीजा जी कहलाना गलत भी नहीं था, कम से कम अभी तक तो नहीं। उसी समय सोंग छिंगवान ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हें जो बड़ा टब, पानी गर्म करने का बर्तन और छोटा स्टोव चाहिए था, मैंने लोगों से कह दिया है, थोड़ी देर में कमरे में पहुंचा देंगे। मैंने सिर हिलाया। धन्यवाद। एक भाभी मुझे गौर से देखते हुए बोली, यू चेन, तुम्हारी त्वचा कितनी अच्छी है, इतनी गोरी और मुलायम। मैं सहजता से बोला, शायद इसलिए क्योंकि मैं सनस्क्रीन इस्तेमाल करता हूँ। सीमा इलाके की हवा बहुत सूखी है और आप लोगों को तो हर समय धूप और बारिश में रहना पड़ता होगा। सभी महिलाएं हैरान हो गईं। अरे इसीलिए तुम्हारी स्किन इतनी अलग लगती है। यह सनस्क्रीन बहुत महंगी होती है क्या? मैं हंस पड़ा। नहीं, कॉलेज में रहते हुए मैंने खुद बनाना सीखा था। थोड़ा सामान खरीद कर खुद तैयार कर लेता हूँ। ज्यादा खर्च नहीं आता और खाली समय में कुछ हर्बल ऑयल भी बनाता हूँ। चोट, सूजन या नीले निशान पर काफी असर करता है। जब घर लौटूंगा तो आप सबके लिए थोड़ा भेज दूंगा। इस बार जल्दी में आया, इसीलिए साथ नहीं ला पाया। एक भाभी तुरंत हाथ हिलाने लगी। अरे रहने दो, हमने तो बस यूं ही पूछ लिया। तुम्हारा इतना समय लगता होगा इन्हें बनाने में। फिर किसी ने पूछा, अच्छा पढ़ाई खत्म होने के बाद नौकरी मिल गई? सुना है हमारे सैन्य अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। अगर चाहो तो हम ऊपर बात कर सकते हैं। मैं समझ गया, ली होंग मई अब सच में मुझे यहाँ रोकने की योजना बनाने लगी थी। मैं मुस्कुराया। अभी जल्दी क्या है, मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ। अगर नौकरी करनी होगी तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खुद इंतजाम कर देंगे। फिलहाल तो मैं 1-2 महीने आराम करना चाहता हूँ। मैंने लंबी सांस ली। इतने साल मेडिकल पढ़ने के बाद लगता है दिमाग निचुड़ गया है। यह सामान्य थकान नहीं है। अगर स्कॉलरशिप का दबाव न होता तो शायद मैं बस आराम से जिंदगी बिताना चाहता। मेरे कुछ सहपाठी मेडिकल में जन्मजात प्रतिभाशाली थे, लेकिन मुझे उनके बराबर पहुंचने के लिए 3-4 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तभी जाकर मैं टॉप छात्रों में टिक पाता था। सच में जान निकल जाती थी। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमेशा सोचते थे कि मैं मेडिकल साइंस के लिए बहुत जुनूनी हूँ। हर बार मुझे देखते उनकी आंखों में संतोष दिखता था। उस साल मैंने अपने पास चल रही सैन्य वर्दी पहने उस महिला की तरफ देखा। उसके शरीर से एक ऐसा रौब निकल रहा था कि लोग खुद ब खुद दूरी बना लें। मेरी ये नकली पत्नी सच में बहुत दमदार आभा रखती थी। आखिर वह यूं ही रेजिमेंट कमांडर नहीं बनी थी। सॉरी, सोंग छिंगवान ने धीमे स्वर में कहा। आज की दावत उन्होंने अपनी तरफ से रखी थी। ऊपर वाले अधिकारी अक्सर अपने अधीन लोगों की काफी चिंता करते हैं। भाभियां भी बहुत उत्साही हैं। शायद तुम्हें असहज महसूस हुआ होगा। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी और सपाट थी। उसमें जरा भी नरमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी माफी महसूस कर सकता
लगता था। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि यह औरत मुझसे माफी मांगेगी। कोई बात नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा। मैं समझ सकता हूँ, उन्हें हमारी स्थिति का पता नहीं है। वो लोग बस अच्छा सोच रहे थे। वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं थी। आज का खाना भी ठीक ठाक था। सोंग छिंगुआन को समझ नहीं आया कि मैं आखिर किस बात में खुश था। हालांकि यू चेन की बातें हमेशा शांत रहती थी। उसमें किसी अमीर घर के बिगड़ैल बेटे वाला घमंड नहीं था, लेकिन वह साफ महसूस कर सकती थी कि वह दिल से खुश नहीं था। यहाँ तक कि खाने के दौरान भी उसने अपने असली भाव जाहिर नहीं किए। उसने चुपके से मेरी तरफ देखा। मैंने बाकी सारे व्यंजन तो ठीक से खाए थे, लेकिन आटे की बनी चीजों, मंटो और रोटियों को बहुत कम हाथ लगाया था। पिछले 2 दिनों से जो खाना वह मेरे लिए भेज रही थी, शायद मैं इसलिए खत्म नहीं कर पाता था क्योंकि वह मेरे स्वाद का नहीं था। फिर भी मैंने उससे कभी शिकायत नहीं की, बस चुपचाप खाता रहा। शायद मैं उसकी भावनाओं का ध्यान रख रहा था। सोंग छिंगुआन मन ही मन सोचने लगी, इस आदमी में अच्छाइयाँ भी कम नहीं हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, तुम पहले हॉस्टल लौट जाओ, मैं किसी से तुम्हारा सामान भिजवा देती हूँ। थोड़ा रुककर वह फिर बोली, मैं तुम्हारे लिए चूल्हा भी जला दूंगी, तुम्हें बस कोयला बदलना होगा। ध्यान रखना आग बुझने न पाए। कोयला बदलना आता है ना? मैं भले घर के कामों में माहिर नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सामान्य बातें भी नहीं पता। भला कभी सुअर का मांस न खाया हो तो क्या सुअर देखा भी न हो? अगर कोयले वाला चूल्हा बदलना भी न आता तो ये तो मेरी बहुत बेइज्जती होती। मैं मुस्कुराया। आता है? कमांडर सोंग मजाक भी अच्छा करती हैं। ये तो 3 साल का बच्चा भी कर ले। उसके होंठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान उभरी। अच्छा, फिर आग जलाना आता है? मैं तुरंत चुप हो गया। वो मेरी तरफ देखकर बोली, रहने दो, मैं कर दूंगी। फिर उसने मेरी तरफ देखा। और तुम्हारे कपड़े इन दिनों खुद धो लोगे? अगर नहीं हो पाए तो मैं किसी आंटी को बुला दूंगी मदद के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तुरंत मना कर दिया। कपड़े मैं खुद धो लूंगा, इतना भी क्या मुश्किल है? थोड़ा बहुत ही तो गंदा होता है, बस पानी में भिगो कर धोना है। मैंने जल्दी से जोड़ दिया, आप किसी को मत बुलाइए, मेरी भी थोड़ी इज्जत है। ऊपर से वो कोई पैसे देकर रखी हुई नौकरानी भी नहीं थी, इतनी भी मोटी चमड़ी नहीं थी मेरी कि मोहल्ले की आंटियां मेरे कपड़े धोएं। और फिर कपड़े धोना कौन सा बड़ा काम था? बाल्टी में डालो, साबुन लगाओ, रगड़ो, निचोड़ो और सुखा दो, बस इतना आसान काम। जब हम वापस क्वार्टर पहुँचे तो मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। जहाँ भी जाता लोग घूरने लगते। उनकी जिज्ञासु नजरों से मेरी पूरी बॉडी में झुरझुरी सी होने लगी। मैंने आसमान की तरफ देखा। रात हो चुकी थी। मैं बाल्टी लेकर नीचे स्नान घर चला गया। करीब आधे घंटे बाद मैं आराम से पानी की बाल्टी उठाए वापस लौटा और साथ ही अपने कपड़े भी धो लाया। तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो देखा सोंग छिंगुआन दरवाजे पर खड़ी मेरे लिए चूल्हा जला रही थी। मैं कुछ पल के लिए ठिठक गया। पहले अंदर जाकर कपड़े टांगे, फिर बाहर आकर दरवाजे पर टिककर उसे देखने लगा। तीसरी मंजिल के बाकी लोग भी उधर ही देख रहे थे। अरे कमांडर सोंग तो बड़ी दयालु निकली। अरे वो तो यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा लड़का है, हाथ में कलम पकड़ने वाला बाबू। ऐसे भारी काम भला उससे होंगे? बकवास मत करो। यू चेन की पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल साफ है। असली किसान परिवार से है वो। अरे रहने भी दो, पढ़ाई में लगा रहा होगा तभी तो ऐसा है। हमारे लोहे जैसे बेटे की तरह थोड़ी न है जो दिन भर कीचड़ में लौटता फिरे। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, गलत क्या कहा मैंने? सबको पता है तुम्हारा बेटा दिन भर मुर्गियों और कुत्तों के पीछे भागता रहता है। स्कूल से आते ही पूरा गंदा हो जाता है। पिछली पेरेंट्स मीटिंग के बाद तो तुम उसे स्कूल गेट से ही मारने दौड़ पड़ी थी। पूरा रास्ता रोता हुआ भाग रहा था वो। देखते देखते दोनों औरतें लड़ने को तैयार हो गईं। मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया। बस करो तुम लोग, किसी ने डांटा। हर वक्त शोर मचाए रखती हो। मैंने नाक खुजाते हुए थोड़ा असहज होकर सोंग छिंगुआन की तरफ देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने आसपास की सारी आवाजें सुनी ही नहीं। उसके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं था। ठीक है, उसने कहा, कोयला बदलना मत भूलना। मैं थोड़ा झेंप गया। और धन्यवाद, आपको बहुत परेशानी हुई। खुशकिस्मती से ये परेशानी ज्यादा दिन की नहीं थी, वरना मेरे जैसे लंबे चौड़े आदमी के लिए ये सच में शर्म की बात होती। लेकिन सोंग छिंगुआन को जैसे इसमें कोई परेशानी महसूस ही नहीं हुई। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और मुड़कर चली गई। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, लंबी सांस ली। यह अनजाना माहौल अब तक मुझे अजीब ही लग रहा था। मैंने शरीर खींच कर अंगड़ाई ली, फिर पैरों से चप्पलें उछाल दी। चप्पलें फर्श पर बेतरतीब जा गिरी। अगली सुबह फिर वही शोरगुल, बच्चों के रोने की आवाजें, औरतों की डांट, लोगों की बातचीत। पूरा गलियारा किसी बाजार जैसा लग रहा था। मैंने चादर सिर पर खींच ली, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उनींदी आंखों से दरवाजा खोला तो सामने सोंग छिंगुआन खड़ी थी। हाथ में नाश्ता था। मैंने आधी बंद आंखों से बस ओह कहा।
कहा और सीधे वापस बिस्तर पर जाकर गिर पड़ा। दरवाजा खुला रह गया। सोंग छिंगहुआन कुछ सेकंड वहीं खड़ी रह गई, फिर अंदर आई। कमरे की हालत देखकर उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। सूटकेस खुला पड़ा था, कपड़े इधर उधर फैले थे, चप्पलें अलग अलग दिशाओं में पड़ी थीं। उसने चुपचाप चप्पलें उठाकर ठीक से रख दी। ये आदमी सच में बेफिक्र है, उसने मन ही मन सोचा। नाश्ता टेबल पर रख रही हूँ, उठने के बाद गरम करके खा लेना। मगर मैं तब तक फिर गहरी नींद में जा चुका था। वह जाते जाते चूल्हे में नया कोयला भी डाल गई। इसके बाद पूरे फैमिली क्वार्टर में मेरे बारे में नई नई अफवाहें फैलने लगी। सुना है लड़का इतना नाजुक है कि कॉलेज में अलग घर लेकर रहता था, ऊपर से नौकरानी भी रखी हुई थी। अरे तभी तो इतना गोरा चिट्टा है, लगता ही नहीं गांव का लड़का है। और इस तरह मैं जो आराम से सो रहा था, पूरे क्वार्टर की गपशप का मुख्य विषय बन चुका था। जब मेरी नींद खुली तब लगभग 11 बज चुके थे। मैं हमेशा की तरह बाल्टी और टूथब्रश लेकर बाहर गया। लोगों की निगाहें आज और भी अजीब थीं, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया। वापस कमरे में आया तो टेबल पर रखा नाश्ता देखकर अचानक याद आया, ओह सुबह सोंग छिंगहुआन आई थी। मैंने माथे पर हाथ मारा। हे भगवान, मैंने उसे दरवाजे पर छोड़कर वापस सोना शुरू कर दिया था। हालांकि इस दुनिया में आए मुझे काफी समय हो चुका था और मैं अब यहाँ की जिंदगी का आदी भी हो गया था, लेकिन इस तरह पड़े पड़े रहना सच में बेहद उबाऊ था। मैं पूरे दिन कमरे में पड़ा जीवन पर शक करता रहता। एक कदम भी बाहर निकलने का मन नहीं करता था। थकता तो लेट जाता, प्यास लगती तो पानी पी लेता, नींद आती तो फिर सो जाता। इसी तरह रात के करीब 12 बजे जब मैं आधी नींद में था, तभी अचानक कानों में एक आदमी की जोरदार चीख और एक औरत की कर्कश गालियां गूंजने लगी। मैं झटके से उठ बैठा। पहले तो लगा कोई बुरा सपना देख रहा हूँ, मगर बाहर का शोर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। मैं पूरी तरह होश में आया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। तीसरी मंजिल के गलियारे में पहले से ही तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा थी। सबके चेहरों पर बेबसी और झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। पास से गुजरती एक आंटी ने मुझे देखते ही कहा, अरे छोटे भाई, तुम्हारी भी नींद खुल गई क्या? ये फिर से जो कंपनी कमांडर के घर का झगड़ा है। उसकी बीवी लियू चुनहुआ गांव से अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ आई है। बहुत तेज मिजाज औरत है, रोज लड़ाई करती रहती है। मैंने सामने देखा, एक औरत गुस्से में 2 बच्चों को दरवाजे के बाहर धक्का देकर रोते हुए चिल्ला रही थी। जो झांग, तू आज साफ साफ बताएगा वो दिन में वाली औरत कौन थी? नहीं तो मैं अभी बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। अंदर खड़ा आदमी भी चिल्लाया। मैंने कहा ना, मैं उसे जानता तक नहीं, उसने बस रास्ता पूछा था। शायद उसकी किसी बात ने लियू चुनहुआ के गुस्से में आग लगा दी। वह पागलों की तरह उस पर टूट पड़ी, बाल नोचना, खरोंचना, मारना। जो छांग का चेहरा कुछ ही सेकंड में लाल खरोंचों से भर गया। गुस्से में उसने भी हाथ उठा दिया। तू दूसरी औरत के लिए मुझे मार रहा है, औरत और जोर से चीखी। देखते ही देखते दोनों बुरी तरह भिड़ गए। आसपास खड़े लोग घबरा गए और बीच बचाव करने दौड़े, मगर कोई उन्हें अलग नहीं कर पा रहा था। बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। मेरा सिर दर्द करने लगा। मैंने ध्यान से उस औरत की हालत देखी। उसका चेहरा लाल हो चुका था, आंखें खून उतर आई थीं। अगर अभी भी वह ऐसे ही चीखती रही तो सच में बेहोश हो सकती थी। मैंने जेब में हाथ डाला और दिन में यूं ही उठाकर रखी हुई सेफ्टी पिन निकाल ली। फिर तेजी से आगे बढ़ा। मैंने उसका कंधा पकड़कर पीछे खींचा। वह एक कदम लड़खड़ाकर पीछे हुई। उसी पल मैंने सेफ्टी पिन से उसके शरीर के एक एक्यू पॉइंट पर हल्का सा दबाव डाला। उसका शरीर अचानक ढीला पड़ने लगा। मैंने तुरंत दूसरा पॉइंट दबाया। कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे का तनाव कम हो गया। उसकी आंखें बोझिल होने लगीं। यह सामान्य प्रतिक्रिया थी। अत्यधिक गुस्से के बाद शरीर अचानक शिथिल हो जाता है। मैंने उसे सहारा देकर अंदर सोफे पर लिटा दिया। कुछ ही देर में वह गहरी नींद जैसी हालत में चली गई। पूरा गलियारा स्तब्ध था। सबकी आंखें फटी रह गईं। अभी हुआ क्या? कमांडर सोंग के पति ने क्या किया? वो औरत अचानक शांत कैसे हो गई? उधर उसी समय सोंग छिंगहुआन अभी मिशन से लौटी थी। अचानक उसे याद आया, आज मैं दु शेन को खाना देना भूल गई। फिर उसने खुद को समझाया, वह इतना बड़ा आदमी है, क्या खुद खाना नहीं खा सकता? लेकिन तभी किसी ने भागते हुए आकर कहा, कमांडर सोंग, आपके पति ने जो कंपनी कमांडर की पत्नी को बेहोश कर दिया है। पूरा फैमिली क्वार्टर हंगामा कर रहा है। बच्चों को रोते रोते अस्पताल ले जाया गया है। यह सुनते ही सोंग छिंगहुआन का चेहरा बदल गया। उधर सेना के छोटे से अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई थी। 2 बच्चे कुर्सी पर बैठे रोते रोते गर्म पानी पी रहे थे। जो छियांग एक तरफ बैठा नर्स से अपने चेहरे की खरोंचों पर दवा लगवा रहा था। बिस्तर पर लियू चुनहुआ अब भी बेहोश पड़ी थी। कमरे में कई पड़ोसी और अफसर जमा थे। मैं दीवार के सहारे खड़ा था, दोनों हाथ जेब में डाले, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान,
मगर आंखें गहरी और शांत। तभी किसी ने आवाज लगाई, कमांडर सोंग आ गई। मैंने सिर घुमाकर देखा। सोंग छिंगहुआन जल्दी जल्दी कदमों से हमारी तरफ आ रही थी। उसके बाल अभी पूरी तरह सूखे नहीं थे। साफ दिख रहा था कि वह अभी थोड़ी देर पहले ही नहाकर निकली है। बिना किसी बनावट के भी उसमें एक आलसी सी खूबसूरती थी। इन तमाशा देखने वाली आंटियों के बीच खड़ी होकर तो वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सोंग छिंगहुआन की नजर सबसे पहले मुझ पर पड़ी। वह तुरंत तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। क्या हुआ? उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। मैं अभी कुछ बोलता उससे पहले उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तुरंत पूछा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं एक पल के लिए चुप रह गया। उसकी आंखों में साफ चिंता दिखाई दे रही थी। आसपास खड़े लोग यह देखकर दंग रह गए। कमांडर सोंग, आप क्या कह रही हैं? लियू चुनहुआ वहाँ बेहोश पड़ी है। जो कंपनी कमांडर का चेहरा खरोंचों से भर गया है और आपको सिर्फ इस लड़के की चिंता हो रही है। किसी ने जल्दी से समझाया। कमांडर, जीजा जी ने एक सुई निकाली और भाभी लियू को 2 जगह चुभोया। उसके बाद वो अचानक शांत होकर सो गयी। अब तक उठी नहीं है। सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक शांत दिखने वाला पढ़ा लिखा आदमी और सिर्फ 2 सुई चुभाकर किसी को गिरा दे, सच में डरावना था। मैंने सोंग छिंगहुआन की तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ गया था। उसका ब्लड प्रेशर ऊपर चढ़ चुका था। आंखें भी लाल हो गई थीं। मुझे डर था कहीं नस न फट जाए, इसीलिए मैंने बस 2 एक्यूपॉइंट दबाए ताकि वह शांत होकर सो जाए। उठने के बाद ठीक हो जाएगी। मेरी धीमी मगर साफ आवाज कमरे में गूंज गई। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उसी समय ब्रिगेड कमांडर जांग होंगवू और उनकी पत्नी ली होंगमई भी पहुंच गए। फिर से तुम्हारे घर का मामला है, जो चांग ने बेबस होकर कहा। मैं क्या करूं भाभी, आज बस एक लड़की ने मुझसे रास्ता पूछा था। मैंने उससे कुल 2 बातें की होंगी, मगर ये जिद पकड़े बैठी है कि मेरा उससे चक्कर चल रहा है। ली होंगमई ने आह भरते हुए कहा, चुनहुआ भी इतनी दूर गांव से यहाँ आई है, उसे समय लगेगा। तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। उधर डॉक्टर ने जांच करके कहा, ब्रिगेड कमांडर, जैसा इस युवक ने कहा था वही सही है। वह सिर्फ गहरी नींद में है, थोड़ी देर में उठ जाएगी। और हाँ, उसका ब्लड प्रेशर सच में काफी ऊंचा है। कमरे में हलचल मच गई। सिर्फ 2 सुई लगाकर किसी को शांत कर दिया और ब्लड प्रेशर भी पहचान लिया। ये लड़का सच में कमाल है। सब लोग मुझे नई नजरों से देखने लगे। मैंने बस हल्के से ठोड़ी ऊपर उठाई। मजाक है क्या? मैं 3 साल की उम्र से पारंपरिक चिकित्सा सीख रहा हूँ। ऐसे छोटे मोटे एक्यूपॉइंट मेरे लिए बच्चों का खेल थे। जब मामला शांत हो गया तो सब लोग लौटने लगे। रात के 2 बज चुके थे। मैं अस्पताल से बाहर निकला ही था कि ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने अनायास अपनी बाहें रगड़ी। आखिर मैंने सिर्फ पतला नाइट सूट पहन रखा था। तभी सोंग छिंगहुआन ने हाथ में पकड़ी सेना की मोटी जैकेट मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं थोड़ा चौंका। ये ड्यूटी डॉक्टर से उधार ली है। आपने बहुत कम कपड़े पहने हैं, कल लौटा दीजिएगा। मैंने जैकेट पहन ली। सड़क की हल्की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी सामान्य ठंडी सुंदरता में इस वक्त अजीब सी नरमी घुल गई थी। मैंने धीरे से कहा, धन्यवाद। सच कहूँ तो यह नकली पत्नी काफी ध्यान रखने वाली थी। हम दोनों अस्पताल से निकलकर क्वार्टर की तरफ पैदल चलने लगे। रात की घटना के बाद किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद उसने अचानक कहा, दू शेन, थोड़ी बात करें। जरूर, किस बारे में? आप तो वेस्टर्न मेडिसिन पढ़े हैं ना, फिर शरीर के एक्यूपॉइंट्स के बारे में इतना कैसे जानते हैं? मैंने सहजता से जवाब दिया। मैंने 3 साल की उम्र से ही पारंपरिक चीनी चिकित्सा सीखनी शुरू कर दी थी। वह सच में थोड़ा प्रभावित लगी। फिर अचानक बोली, और एक बात, अगली बार आधी नींद में दरवाजा मत खोल दीजिएगा। मैं हंस पड़ा। क्यों? ये तो सेना का इलाका है, यहाँ कोई बुरा इंसान थोड़ी आएगा। और वैसे भी मुझे लगा सिर्फ आप ही होंगी। उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा। मैंने तुरंत जोड़ दिया, लेकिन ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा। उस समय तो मैं पूरी तरह नींद में था। घर समझकर आदत से मजबूर होकर दरवाजा खोल दिया। वह धीरे से सिर हिलाकर बोली, अच्छा। फिर अचानक उसने पूछा, दू शेन, आपको मैं कैसी लगती हूँ? उसका यह सवाल इतना अचानक था कि मेरा दिल एक पल को रुक सा गया। सड़क की रोशनी में उसकी लंबी परछाई खिंची हुई थी। रात की हवा उसके शांत चेहरे को और भी गंभीर बना रही थी। मैंने सिर खुजलाया। सच बताऊं, आप बहुत अच्छी इंसान हैं, सीधी सच्ची, जिम्मेदार, दूसरों का ख्याल रखने वाली, एक बेहतरीन कमांडर और बहुत अच्छी साथी भी। जैसे ही मैंने साथी कहा, मुझे तुरंत पछतावा हुआ। ये मैंने क्या बोल दिया? हम कानूनी तौर पर पति पत्नी थे, चाहे गलती से ही सही, और मैं उसे सिर्फ न साथी कह रहा था। आखिर इन दिनों उसने मेरे लिए कितना कुछ किया था। रहने की जगह ढूंढी, रोज खाना ला कर दिया, चूल्हा जलाया, रात को जैकेट दी, जबकि मैं हर समय सिर्फ तलाक की बात करता रहा था। हवा में एक अजीब सी झिझक घुल गई थी।
मैंने ब्रिगेड कमांडर की पत्नी से खाना बनाना सीखना शुरू किया। शुरुआत में जो बनाता था उसका हाल बेहाल होता था, कभी जल जाता तो कभी बिल्कुल फीका और बेस्वाद। मैं खुद पर हंसते हुए कहता, ऐसा खाना तो तुमसे खाया भी नहीं जाएगा। सोंग चिंगहुआन मुस्कुराकर जवाब देती, क्यों नहीं खाया जाएगा, चाहे स्वाद कैसा भी हो, अगर तुमने बनाया है तो मैं सब खा लूंगी। उसके बाद मैंने और मेहनत करनी शुरू कर दी। सिर्फ खाना बनाना ही नहीं बल्कि अपने कपड़े खुद धोना, कोयले वाला चूल्हा बदलना, घर साफ रखना, सब कुछ सीख लिया। धीरे धीरे घर भी व्यवस्थित होने लगा। चिंगहुआन मुझे देखकर कहती, अब तो तुम सच में बहुत काम के हो गए हो। हमारा छोटा सा परिवार भी धीरे धीरे स्थिर और खुशहाल होता गया। मैं उसका हाथ पकड़कर कहता, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें एक सुकून भरा घर देना चाहता हूँ। कुछ समय बाद मैंने सैन्य अस्पताल में काम शुरू कर दिया। मैं पूर्वी और पश्चिमी चिकित्सा को मिलाकर सैनिकों का इलाज करता था। साथ ही मैंने अपना औषधीय तेल भी तैयार किया। एक बार एक सैनिक ट्रेनिंग के दौरान घायल हो गया। जैसे ही उसने मेरा तेल लगाया, उसके दर्द से सिकुड़े हुए भौं तुरंत ढीले पड़ गए। वह हंसते हुए बोला, डॉक्टर यू का ये तेल तो कमाल का है, आप तो सच में जादुई वैद्य हो। मैं मुस्कुराकर कहता, अगर इससे लोगों को राहत मिलती है तो वही सबसे बड़ी बात है। धीरे धीरे मेरा तेल और सनस्क्रीन पूरे सैन्य क्षेत्र में मशहूर हो गए। सिर्फ सैनिक ही नहीं, उनके परिवार भी इसका इस्तेमाल करने लगे। कुछ समय बाद मैंने अपने माता पिता और बहनों को भी सीमा क्षेत्र वाले घर बुला लिया। जैसे ही उन्होंने चिंगहुआन को देखा, उसकी हथेलियां पकड़ ली और छोड़ने का नाम नहीं लिया। बेटा, तूने सच में अनमोल रत्न पा लिया है। चिंगहुआन जैसी लड़की बहुत मुश्किल से मिलती है, उसका हमेशा ख्याल रखना। मुझे खुश देखकर उनके दिल का बोझ भी उतर गया। बाद में यू ये बाई का परिवार भी हमसे मिलने आया। वे शर्मिंदा थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, उस समय गलती हमारी थी, हमने जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की। इतने सालों से हमें बहुत पछतावा है, हमें माफ कर दो। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ। जो चला गया उसके साथ सारी शिकायतें भी खत्म हो गयी। आप निश्चिंत रहिए, मैं चिंगहुआन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। 6 महीने बाद मैंने और सोंग चिंगहुआन ने सैन्य क्षेत्र में एक साधारण सी शादी की। कोई भव्य समारोह नहीं था, सिर्फ साथी सैनिक, दोस्त और परिवार के लोग थे। पूरा माहौल त्योहार जैसा गर्मजोशी भरा था। चिंगहुआन अपनी सैन्य वर्दी में मेरे बगल में खड़ी थी। उसकी आंखों में कोमलता साफ झलक रही थी। मैंने सबके सामने उसका हाथ थाम कर कहा, पहले मुझे लगता था कि शादी का ये कागज सिर्फ एक मुसीबत है, लेकिन अब समझ आया यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। सोंग चिंगहुआन, बाकी जिंदगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम देश की रक्षा करना और हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। उसके बाद मैं सैन्य अस्पताल का मुख्य डॉक्टर बन गया। मैंने अनगिनत सीमा सैनिकों का इलाज किया। मेरे औषधीय तेल और सनस्क्रीन को भी और बेहतर बनाया गया। उधर चिंगहुआन को भी पदोन्नति मिली और उसका तबादला राजधानी के सैन्य क्षेत्र में हो गया। मैं भी उसके साथ राजधानी लौट आया और वहीं के सैन्य अस्पताल में काम जारी रखा। कुछ सालों बाद हमारा एक प्यारा बेटा हुआ। हर सप्ताहांत हम उसे लेकर अपने माता पिता से मिलने जाते। पूरा परिवार साथ बैठता, हंसता बोलता और घर गर्मजोशी से भर जाता। कभी कभी मैं उन शुरुआती दिनों को याद करता जब पहली बार सीमा क्षेत्र पहुंचा था। 4 घंटे रेगिस्तान में पैदल चला था और दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, तलाक लेना है। लेकिन किस्मत कितनी अजीब होती है। एक गलती से हुआ विवाह मुझे मेरी जिंदगी का सच्चा प्यार दे गया। तब समझ आया कि सबसे अच्छी जिंदगी वो नहीं होती जिसमें सिर्फ आराम हो, बल्कि वो होती है जिसमें कोई ऐसा इंसान हो जिसकी रक्षा करना चाहो, कोई ऐसा काम हो जिसके लिए दिल से मेहनत कर सको और एक ऐसा घर हो जिसमें जिंदगी की गर्माहट बसती हो। एक शाम चिंगहुआन मेरे कंधे पर सिर रखकर खिड़की के बाहर डूबता सूरज देख रही थी। उसने धीरे से कहा, यूशेन, धन्यवाद जो तुम रुके रहे। मैं मुस्कुराया, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए, तुमने ही मुझे इस दुनिया में मेरी असली खुशी दी है। फिर मैं रसोई से गर्म सूप लेकर आया। बहुत थक गई हो ना, पहले थोड़ा गर्म पानी पी लो, तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का सूप बनाया है। वह हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा सूप पीने का मन था? मैं हंस पड़ा। जब भी तुम थकती हो, हल्का खाना चाहती हो। मुझे याद है। उसने एक घूंट लिया और मुस्कुराई। इस बार जला नहीं है, पिछली बार से बहुत बेहतर है। मैं मजाक में बोला, आखिर देखो तो सही, मैं किसका पति हूँ? हमारा बेटा अपनी माँ से चिपका हुआ था। चिंगहुआन हंसकर बोली, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। बचपन में तुम भी ऐसे ही थे क्या? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो बस तुमसे चिपकता हूँ। वह तुरंत बोली, बच्चे के सामने ऐसी बातें मत किया करो। उसकी नरम मुस्कान को देखकर मुझे वे शुरुआती दिन याद आ गए। तब मैं सिर्फ भागना चाहता था और आज मैं दिल से उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना
बताना चाहता था, मैंने धीरे से कहा। उस समय तुम रोज मेरे लिए चूल्हा जलाती थी और मैं उसे स्वाभाविक समझता था। सच में कितना बेवकूफ था मैं। छिंगहुआन मुस्कुराई। उस वक्त मुझे लगता था कि तुम्हारे जैसे नाजुक शहर वाले लड़के यहाँ एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। सार्वजनिक स्नान घर नहीं जाना, रोटी नहीं खाना, दोपहर तक सोना। मैं सच में चिंतित रहती थी। मैं हंस पड़ा। लेकिन तुमने मेरा कितना ख्याल रखा। मुझे चावल पसंद थे, इसीलिए तुम छिपकर मेरे लिए चावल लाती थी और तुम हर बार धीरे धीरे चलते थे ताकि मुझे परेशान न करना पड़े। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उस रात मैम, जब मैंने लियन कमांडर के घर का झगड़ा सुलझाया था, सबसे पहले तुम ही दौड़ कर आई थी और पूछा था कि मैं घायल तो नहीं। वह मेरी तरफ देखकर धीरे से बोली, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी रक्षा करना तो मेरा फर्ज है। उस दिन तुमने मुझसे पूछा था तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ और मैंने जवाब दिया था, एक अच्छी साथी। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले मुझे तुरंत पछतावा हुआ। छिंगुआन, मैं सिर्फ तुम्हारा साथी नहीं बनना चाहता था, मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने वाला इंसान बनना चाहता था। उस समय जब मैंने तुम्हें तलाक के कागजों को लंबे समय तक देखते हुए पाया और हस्ताक्षर नहीं किए, तुम्हारा दिल जैसे बाहर निकलने को हो रहा था। सीमा क्षेत्र चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मैं खाना बनाना सीख सकता हूँ, कपड़े धोना सीख सकता हूँ, कोयले का चूल्हा संभालना सीख सकता हूँ। मैं सैन्य डॉक्टर बनकर तुम्हारी और उन सैनिकों की रक्षा कर सकता हूँ जिनकी रक्षा तुम करती हो। उसके बाद मैंने ली होंग में भाभी से खाना बनाना सीखा। हर बार खाना परोसते हुए घबराता था। छिंगहुआन, जरा छक्कर देखो, अगर अच्छा न लगे तो मैं फिर से बना दूंगा। लेकिन हर बार तुम मुस्कुराकर कहती, ये सबसे स्वादिष्ट खाना है जो मैंने कभी खाया है। धीरे धीरे मैं सीख गया, जला हुआ खाना बनाने वाले आदमी से लेकर अच्छे स्वाद वाला खाना बनाने तक, सिर्फ इसलिए ताकि जब भी तुम घर लौटो तुम्हें गर्म खाना और मीठा सूप मिल सके। सैन्य अस्पताल में काम शुरू करने के बाद मैंने चोटों के लिए अपने औषधीय तेल को और बेहतर बनाया। मैं अक्सर लोगों को बांट देता था, लेकिन एक बोतल हमेशा खास तौर पर छिंगहुआन के लिए रखता था। वह बहुत ट्रेनिंग करती थी, शरीर पर पुराने घाव थे। मैं हर रात कहता, रोज थोड़ा सा लगा लिया करो, जब तक मैं हूँ तुम्हारे सारे घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने उसके लिए खास सनस्क्रीन भी बनाई। गोबी रेगिस्तान की धूप बहुत तेज है, अब अपनी त्वचा को यूं मत जलने देना। ये दुनिया की सबसे अच्छी सनस्क्रीन है, सिर्फ तुम्हारे लिए। जब भी छिंगहुआन मिशन पर जाती, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर उसका इंतजार करता। जैसे ही वह लौटती, मैं तुरंत पूछता, थक गई हो, भूख लगी है, मैं सूप गर्म कर दूं? उसके चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान आ जाती। जब कोई घर पर इंतजार कर रहा हो तो चाहे कितनी भी दूर जाना पड़े, सब सार्थक लगता है। मैं हंसकर कहता, डॉक्टर यू अब ये सब भी कर लेते हैं, और जवाब देता, तुम्हारे और बेटे के लिए मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। पहले मैं घर का सबसे छोटा बेटा था, बहनें मुझे सिर पर बिठा कर रखती थी, लेकिन अब मैं पति था, पिता था, और इस परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। सप्ताहांत पर हम अक्सर घर जाते। माँ छिंगहुआन का हाथ पकड़कर कहती, हमारा यूशेन बचपन से बहुत बिगड़ा हुआ था, उसे इंसान तुमने बनाया है। मैं शर्मिंदा होकर मुस्कुराता, जबकि सब हंस पड़ते। कभी परिवार वाले मजाक करते, पहले घर का छोटा राजा था, अब पूरा बीवी का दीवाना बन गया है। और मैं बिना शर्माए कह देता, छिंगहुआन से मिलना मेरी किस्मत थी, मैं जिंदगी भर उसका अच्छा ख्याल रखूंगा। एक दिन छिंगहुआन ने अचानक पूछा, यूशेन, क्या तुम्हें कभी यहाँ रुकने का पछतावा हुआ? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, कभी नहीं। पहले मैं सिर्फ आरामदायक जिंदगी चाहता था, लेकिन अब मैं मेहनत करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें और हमारे परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकूं। अब समझ आया है कि सबसे अच्छी जिंदगी क्या होती है। वो है तुम्हारा साथ, हमारा बच्चा और ये घर। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मेरी नजरों में तुम सीमा की सबसे मजबूत सफेद देवदार हो, सबसे बहादुर महिला कमांडर, और वो इंसान जिसकी रक्षा करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। एक गलत शादी का प्रमाण पत्र हजारों मील दूर से आई एक किस्मत बन गया। उस मुलाकात ने हमें पूरी जिंदगी के लिए बांध दिया। साल बीत गए, हम राजधानी लौट आए और आखिरकार हमारा अपना घर हो गया। अब न रेगिस्तान की आंधियां थी, न सैनिक क्वार्टर का शोर, बस धूप से भरी बालकनी, गर्म रसोई और वो घर जिसे हमने मिलकर सजाया था। हर सुबह मैं अलार्म बजने से पहले उठ जाता, धीरे धीरे नाश्ता बनाता ताकि छिंगहुआन की नींद न टूटे। हमारा बेटा नियनहुआन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। छोटे छोटे कदमों से भागता हुआ रसोई तक आता और दरवाजे से चिपक कर कहता, पापा। उसकी मीठी आवाज सुनकर दिल पिघल जाता। मैं खाना बनाते हुए पीछे मुड़कर उससे बातें करता। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आती और हम दोनों पर पड़ती। एक बड़ा एक छोटा घर अचानक बेहद गर्म और सुकून भरा लगने लगता। जब छिंगहुआन उठती तब तक मेज पर
गरम नाश्ता तैयार होता। वह वर्दी पहनकर मेज पर बैठती, लेकिन अब वह सीमा क्षेत्र वाली ठंडी कमांडर नहीं लगती थी। वह सिर्फ मेरी पत्नी थी। हम तीनों साथ बैठकर खाना खाते। वह कभी मुझे खाना परोसती, कभी बेटे को खिलाती। साधारण सा नाश्ता, लेकिन पूरे घर में परिवार की गर्माहट फैली रहती। जब वह ड्यूटी के लिए निकलती, मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने जाता, उसकी कॉलर ठीक करता और हमेशा एक ही बात कहता, ध्यान रखना। वह मुड़कर मुस्कुराती और मेरा पूरा दिन अच्छा हो जाता। सैन्य अस्पताल में मेरा काम भी धीरे धीरे स्थिर हो गया। पूर्वी और पश्चिमी चिकित्सा के मेल से मेरा नाम बनने लगा। कई सैनिक पुराने घावों के इलाज के लिए खास मेरे पास आते। मैं धैर्य से उनका इलाज करता और अपना सुधरा हुआ औषधीय तेल देता। खाली समय में नए उपचारों पर रिसर्च करता। अब मैं वो आलसी छात्र नहीं था जो बस लेटे रहना और जल्दी पैसा कमाना चाहता था। मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। शाम को मैं हमेशा समय पर बेटे को स्कूल से लेने जाता। वह मुझे देखते ही दौड़कर गले लग जाता और पूरे रास्ते स्कूल की बातें सुनाता रहता। घर लौटते समय मैं सब्जियां खरीदता और सोचता, आज छिंगहुआन समय पर आएगी क्या, उसे क्या खिलाना चाहिए। अगर वह समय पर घर लौटती तो घर और भी जिंदा हो उठता। वह बेटे के साथ खेलती और मैं रसोई में खाना बनाता। बर्तनों की आवाज, बच्चे की हंसी और उसकी कभी कभार की बातें, ये सब मिलकर जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन बन जाते। अब मेरा खाना कभी नहीं जलता था, न ही बेस्वाद होता था। हर डिश उसके स्वाद के हिसाब से बनती और वह हमेशा मुस्कुराकर कहती, तुम्हारे हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। अगर उसे देर तक काम करना पड़ता या मिशन पर जाना होता तो मैं और बेटा घर पर उसका इंतजार करते। बेटे को सुलाने के बाद भी मैं लिविंग रूम की लाइट जलाए रखता। रसोई में सूप धीमी आंच पर पकता रहता, चाहे रात कितनी भी देर हो जाए। जैसे ही वह दरवाजा खोलती, उसके लिए हमेशा गर्म खाना तैयार रहता। वह थकी हुई आसमान की तरफ देखती और उसके दिल में एक अजीब सी शांति भर जाती। वह देश की रक्षा करती थी और मैं उसकी, हमेशा साथ, कभी अलग नहीं। यही थी हमारी बीजिंग लौटने के बाद की जिंदगी, शांत, स्थिर, बिना किसी बड़े तूफान के, लेकिन दुनिया की हर चमक दमक से कहीं ज्यादा खूबसूरत।